Okay, now today's topic is acid-base balance. Now you see, acid-base balance means this is actually the measurement of pH level in the body fluids. आप कहेंगे ये और मुश्किल है कि नहीं? एसिड बेस बैलेंस, एसिड बेस, ये तो अल्फाज समझ में आ रहे थे. आपने अगले सेंटेंस में उसको और मुश्किल कर दिया. हम समझ रहे थे कि नेक्स्ट सेंटेंस थोड़ा और इजी हो जाने वाला है. अब बोल दिया कि ये इज़ द मेजर ऑफ लेवल ऑफ पीएच इन द फ्लूइड. ये मुश्किल हो गया ना, और टेक्निकल हो गया. ये तो इसको कॉमन मैन लैंग्वेज में हम और थोड़ा सॉफ्ट करके बताते, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सॉफ्ट हो जाएगा आगे. तो दिस इज एक्चुअली समथिंग दैट इज एक्चुअली called the pH, or the measure of the pH in the body fluids. In the body fluids means the interstitial fluid, in the blood, in the intracellular. Haji ji, thank you. In the intracellular fluid, this is called the pH. अब आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना होगा कि ये pH क्या है. Now the pH means this indicates the power of hydrogen. H stands for hydrogen. And hydrogen ions जितने फ्लूइड में होंगे उतनी उसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी. एसिडिटी ज़्यादा होगी. आप फ्लूइड को अगर ऐसे समझें ना, अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझें, जो फ्लूइड आपको यूँ समझ ले कि जैसे ऑरेंज जूस है या इस किस्म की कोई चीज़ अगर आप पीते हैं तो उसका टेस्ट डिफरेंट होता है फ्रॉम द टेस्ट ऑफ सम सोपी, लाइक सोप जैसी कोई चीज़ या बेकिंग सोडा जैसे इस किस्म की कोई चीज़ अगर आप अपने ज़बान पे लगाएं या वो पिएं अगर, तो उसका टेस्ट आपको डिफरेंट लगेगा फ्रॉम द टेस्ट ऑफ द ऑरेंज जूस और समथिंग लाइक दैट. लेमन जूस से चले, ऑरेंज को छोड़े, लेमन जूस. एक लेमन जूस पी रहे हैं और एक आप कोई एक सिंपल सी और चीज़ जिसमें इस किस्म की एक खट्टापन न हो उसमें अगर, तो अब दोनों में फ़र्क होगा. तो वन दैट इज़ एक्चुअली हैविंग अ सोर टेस्ट, तो वो एसिडिक है. और जो दूसरा जिसका सोपी टाइप, यूँ समझ ले कि फीका किस्म का जिसका टेस्ट है, वो बेसिक, या उसको हम अल्कलाइन कहते हैं. इसका दी अल्कलाइन, वो अल्कलाइन है. और इसके जो टेस्ट का जो डिफरेंस है ना, दिस इज बिकॉज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन दैट फ्लूइड. जितना हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वो उतना एसिडिक होगा. वो आपको सौर, वो खट्टा लगेगा वो आपको. और जितना वो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होगी उतना वो आपको, उसको अल्कलाइन, वो फीका सा लगेगा. आप ये एसिड और बेस का जो कंसेप्ट है ना, आप उसके टेस्ट के हिसाब से समझें तो फिर आगे चले. ये तो समझ में आ गया होगा ना कि जो एसिडिक फ्लूइड होगा वो कैसा लगेगा आपको, सौर लगेगा, और वो लेस सौर, फीका सा लगेगा, डल सा टेस्ट होगा उसका. एसिड वैसे भी समझ तो रहे होंगे आप. एसिड की जो ओवरऑल, वैसे तो ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ कि अल्कली जो है वो कोई हाथ को जला नहीं सकती. स्ट्रांग अल्कलीज ये भी हाथ को जला सकती हैं, ऐसे ही जैसे एसिड जलाता है. तो इसका मकसद ये है कि जो एसिड है, लेकिन हम लोग उमूमन क्या करते हैं, हम लोग उमूमन देखते हैं हमारे फ्लूइड्स जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, क्लोज टू न्यूट्रलिटी होते हैं. वो जो न्यूट्रल है, दैट इज द फिगर इज 7, स्ट्रांगली स्ट्रिक्टली न्यूट्रल 7. 7 से आप जैसे नीचे आते जाएंगे इट विल गो टू नेगेटिविटी, एंड 7 से ऊपर जितना जाते जाएंगे इट विल बी पॉजिटिविटी.
इसका मकसद ये है कि ये सारा सिलसिला नेगेटिविटी से कहाँ तक आएगा, 7 से लेके नीचे आके ये 0 तक रुकेगा, फिर 0 से और नीचे जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, लेकिन ये 0 तक ही रहेगा, क्योंकि 0 से फिर माइनस तक, इससे ज़्यादा हम नीचे नहीं लेके जा सकते इसको। और अल्कलाइन अगर आप मैक्सिमम उतार के आप मैक्सिमम लेके जाओगे तो विल रीच अप टू 14, तो ये 0 से 14 का खेल है। लेकिन हमारा जो रेफरेंस फिगर है, जहां हम न्यूट्रलिटी पे आते हैं कि हम लेफ्ट पे जाएंगे कि हम राइट पे जाएंगे, हम हिस्ट्री के इस तरफ होंगे कि हम हिस्ट्री के इस तरफ होंगे, क्योंकि हमारा न्यूट्रल जो है, स्ट्रिक्ट न्यूट्रल 7 है। लेकिन ये भी नहीं है कि हमारे बॉडी फ्लूइड्स जो हैं ये कोई स्ट्रिक्टली न्यूट्रल होते हैं, कोई ऐसे थोड़ा सा टिल्ट होता है उनमें, लेकिन एक रेंज होती है। न्यूट्रल जो है वो 7.35 से 7.45 तक हमारे बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, यानी ब्लड का जो फिगर है वो 7.35 से 7.45 होता है, 45 नहीं, 45, क्योंकि पॉइंट के बाद जितने भी फिगर्स होते हैं वो सेपरेटली प्रोनाउंसिएट होते हैं, तो इट इज 7.45। स्ट्रिक्ट न्यूट्रल जो है वो प्योर वाटर स्ट्रिक्ट न्यूट्रल होता है, जो आपका डिस्टिल वाटर है वो प्योर वाटर जो है आपका, दैट इज 7। बॉडी के फ्लूइड से ऐसे स्ट्रिक्टली न्यूट्रल नहीं होते 7, हाँ उनका रेंज होता है 7.35 से 7.45। ये ब्लड आपका जो है 7.35 से 7.45, ये नॉर्मल है आपका, इस रेंज में आप चल सकते हैं। तो ये जो रेंज है, इस रेंज में आप यहाँ होते हैं। और ये इसका जो मेजर है ना, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, मेजर यही है। लेकिन एक्चुअली मुकाबला है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हाइड्रोजन में और बाइकार्बोनेट्स में। बाइकार्बोनेट्स जितने ज़्यादा होंगे हाइड्रोजन इतना कम होगा। अब ये क्या है कि दिस इज एक्चुअली द बैलेंस। अगर फॉर एग्जांपल किसी फ्लूइड में आप हाइड्रोजन को ऐड करते जाएंगे तो वो मोर एसिडिक होता जाएगा, या अगर किसी फ्लूइड में बाइकार्बोनेट्स ऐड करते जाएंगे तो वो अल्कलाइन हो जाएगा। बेस से ज़्यादा अल्कलाइन वर्ड यूज़ करें तो वो बेस ही है। लेकिन ये नहीं है कि आप हाइड्रोजन आयन ऐड कर रहे हैं तो एसिडिक होगा, या बाइकार्बोनेट्स ऐड कर रहे हैं तो बेसिक होगा। ये तो बात दुरुस्त है। आइदर यू ऐड बाइकार्बोनेट्स और इफ यू लूज हाइड्रोजन, ये भी अल्कलाइन होगा। ये बात समझ में आ रही? यानी अगर आप बात कर रहे हैं ना एसिडिक की, और यहां कर रहे हैं अल्कलाइन, तो एसिडिक कौन होगा? जब हाइड्रोजन ऐड किया जाए। और अल्कलाइन कब होगा? जब बाइकार्बोनेट ऐड किया जाए, या आप ऐड करें। लेकिन एसिडिक तब भी होगा जब आप बाइकार्बोनेट लूज करेंगे, और अल्कलाइन तब भी होगा जब आप हाइड्रोजन लूज करेंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप बाइकार्बोनेट गेन ही करें, आप हाइड्रोजन लूज भी करेंगे तो हाइड्रोजन आयन का पावर क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा। समझ? तो इसका मकसद ये है कि ये अल्कलाइन इस तरीके से यहां पर इसको मेजर करना। अब इसको हम मेजर करते हैं क्या? उसका ज़ाहिर एक तरीका है। हम ऐसे नहीं बोल देते हैं एसिडिक कितना अल्कलाइन, क्योंकि न्यूट्रल क्या है? न्यूट्रल है 7, स्ट्रिक्टली न्यूट्रल ये है। लेकिन ब्लड के अंदर जो उसका वैल्यू है, उसका वैल्यू आपको बताता हूँ। उसका वैल्यू है क्या? 7.35 to 7.45। ये भी क्लोज टू न्यूट्रल है, एटलीस्ट एसिडिक तो नहीं है, ये क्लोज टू न्यूट्रल है। ये अल्कलाइन की तरफ है थोड़ा सा। लेकिन जब यूरिन का आप देखेंगे ना पावर, यानी उसका जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, या उस पावर को हम क्या कहते हैं? ये जो आपको दिखा रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ 7.35, तो क्या है ये किसका पावर शो कर रहा है? हाइड्रोजन का। कि उसमें कितना हाइड्रोजन होगा, उसकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी होगी, इसको हम इस वजह से कहते हैं पीएच।
ये अगर आप मैं बोल रहा हूँ ना 7.35, तो ऐसे नहीं कि 7.35 बोल दिया तो हो गया। ये 7.35 इसका पीएच है। तो जब आप देखेंगे ना कि ब्लड का पीएच कितना है, यूरिन का आप जब यूरिन डीआर करके देखते होंगे ना, जब आप यूरिन की डिटेल रिपोर्ट पढ़ते होंगे तो उधर लिखा हुआ होगा पीएच या रिएक्शन स्लाइटली एसिडिक, पीएच इतना है, और यूरिन का पीएच जो है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, क्योंकि उसमें एसिड्स जो हैं वो एक्सक्रीट हो रहे होते हैं, और ये एसिड वो एसिड्स हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म की वजह से बन रहे होते हैं और वो यूरिन से एक्सक्रीट हो रहे होते हैं। और सिर्फ यूरिन से एक्सक्रीट नहीं हो रहे होते, ये बॉडी के दूसरे सोर्सेज से भी एक्सक्रीट हो रहे होते हैं। कौन? एसिड्स। एसिड यूरिन से निकल रहा है, ये तो बात समझ में आ रहा है, ये सॉल्यूशन में चला गया, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगी उसके अंदर, तो आपका पीछे प्लाज्मा में एसिड हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो रही होगी, तो वो प्लाज्मा में जो एसिड्स बन रहे हैं, वो एसिड्स हाइड्रोजन के आयन की शक्ल में वो क्या हो रहे हैं? एक्सक्रीट हो रहे हैं, ताकि आपका ब्लड का पीएच जो 7.35 है वो वहाँ मेंटेन रह सके। पीछे कचरा जमा हो रहा है, क्योंकि आपका जो सेल है उस सेल से बहुत सारे एसिड्स मेटाबॉलिज्म की वजह से बहुत सारा एसिड सिक्रीट कर रहे हैं, वो बाहर निकाल रहे हैं, वो ब्लड में ऐड करके उसको कह रहे हैं कि वो चला जाए किसमें? आपके यूरिन में। एक यूरिन सोर्स है इसका, दूसरा सोर्स इसका जो है वो रिस्पायरेशन है। आपसे रिस्पायरेशन से कौन सा एसिड निकलता है? कौन सा एसिड? रिस्पायरेशन में जब आप ब्रीदिंग करते हो, जब आप इंस्पायरेशन ले रहे हो, आप ऑक्सीजन अंदर ले रहे हो, आप बोलते हैं ऑक्सीजन कौन ले रहा है? मैं तो एयर ले रहा हूं। बिल्कुल जरूर है आपकी बात, लेकिन जब आप एयर आपका लंग के एल्वियस तक पहुंच जाता है, तो एल्वियस उसमें से क्या निकाल लेता है? ऑक्सीजन निकाल लेता है। ऑक्सीजन निकाल लेता है क्योंकि लंग के अंदर जो इस वक्त एयर अंदर पहुंची है उसमें बहुत सारे गैसेज हैं, उसमें नाइट्रोजन भी है, उसके अंदर ऑक्सीजन भी है, उसके अंदर कुछ और भी चीज़ें हैं, लेकिन ऑक्सीजन उसके अंदर है तो वैसे नाइट्रोजन उसके अंदर 78%, लेकिन नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है, उसके अंदर सोल्यूबिलिटी नहीं है, इस वजह से वो नाइट्रोजन जो आपके ब्लड में नहीं जाएगी, ज़रूरत भी नहीं है। ज़रूरत आपकी एक ही चीज़ की है, वो है ऑक्सीजन, जो इस वक्त पहुंची हुई है कहाँ? एल्वियस में। और जब एल्वियस में पहुंची हुई है तो एक बहुत बड़ी कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन इस वक्त मौजूद है, उसका वहाँ PO2 जो है, पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का, वो कोई 104 है, 104 ऑफ मिलीमीटर ऑफ मर्करी। किसमें? एल्वियस में। इतनी कंसंट्रेशन वहाँ पर ऑक्सीजन की मौजूद है, और ऑक्सीजन की मौजूद है किस जगह? आपके एल्वियस में, जहाँ अभी एयर आपने इनहेल की है, जो अभी कर रहे हैं आप, और जब ये कर रहे हैं तो एल्वियस में जो एयर मौजूद है यहाँ पर, उस एयर में बहुत सारे गैसेज हैं और इसमें एक ऑक्सीजन भी है। ये O2 है, बॉडी को इसकी ज़रूरत है। अब ये डिलीवर हो जाएगा किसको? ये डिलीवर हो जाएगा बॉडी को। कहाँ से? वहाँ कोई कैरियर, कोई ट्रांसपोर्टर बैठा होगा यहाँ पर। ये दुकान है, दुकान में ये है कि ये एक फ्रिज है, वो आपने ख़रीदा है, वो बाहर जो है दुकान के बाहर खड़ी है वो सुजुकी, उस कैरियर में आप उसको, लोडर में उसको आप लोड करेंगे, तो लोडर चाहिए यहाँ पर। सिर्फ सांस अंदर लेने से कुछ नहीं होगा, यकीनन उसका भी एक रोल है। रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ तक लेके आया है, अब आपके सर्कुलेटरी सिस्टम का अब रोल है कि ये उसको लोड करे अपने ऊपर, लोड करके घर पे पहुँचाए आपके, और आपका घर है कौन? वो है आपका टिश्यू। क्योंकि ऑक्सीजन कोई हमने एल्वियस में सजाने के लिए, दुकानों में जो चीज़ें पड़ी हुई हैं दुकानों में सजने के लिए तो नहीं ना होती, आप ले आओ घर पे, उसको यूज़ करो, इसके लिए होती है। और दुकान से घर तक का जो रास्ता है वहाँ ट्रांसपोर्ट होती है। एल्वियस इधर पड़ा हुआ है, टिश्यू यहाँ है, तो यहाँ तो पहुँचाना होगा, और पहुँचाने के लिए जो बेस सोर्स है वो है रोड है, जो वो रोड है ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल्स में ये मौजूद है क्या? ब्लड वेसल्स में मौजूद है उससे प्रोडक्ट को, यानी ऑक्सीजन को कैरी करने वाली वो हेमोग्लोबिन, वो RBC में मौजूद होती है। और हेमोग्लोबिन में मौजूद है हेम एंड ग्लोबिन, फिर हेम में मौजूद है वो आयरन, वो आयरन के कंधे पे चढ़ेगा आपका ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन चढ़ेगा तो ऐसे RBC ऐसे तो नहीं, बाहर कोई एल्वियस के बाहर कोई ऐसे बैठे हुए हैं ऑक्सीजन या आपका आयरन। ये आयरन जो है ये यहाँ ब्लड वेसल्स हैं कैपिलरी की शक्ल में, और इसमें मौजूद है आपका RBC
और यहाँ मौजूद है आपका Hb और Hb में मौजूद है आपका आयरन। तो ये ऑक्सीजन जो है ये ऑक्सीजन यहाँ से ट्रेवल करके किधर आएगी, आयरन पे आके चढ़ेगी, और आयरन पे आके चढ़ने के बाद ये फिर टिश्यू की तरफ निकल जाएगी। समझ गए, ये इस तरीके से यहाँ पर निकल गई। अब ये तो निकल गई है टिश्यू की तरफ, और टिश्यू में वो क्या करवाएगी वहाँ पर, मेटाबॉलिज्म। ये ऑक्सीजन क्यों भेज रहे हैं वहाँ टिश्यू में, क्या ज़रूरत है इसकी? ये ज़रूरत ये है कि आपके सेल्स के अंदर मेटाबॉलिज्म इस वक्त कैरी आउट हो रहा है, जिसको हम कहते हैं यहाँ पर ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, यानी ऑक्सीडेशन चल रही है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर ये ऑक्सीजन यूँ समझ लो कि ये एक फायर है, आग है, ये आग। इस आग से चीज़ें पकाएंगे आप। किचन में आप चाहे आप अपना गोश्त भी रख दें, आप आटा भी रख दें, फलां भी रख दें, ये भी हो, सब कुछ हो, अगर किचन में गैस ही नहीं आ रहा हो तो वहीं पड़ा रहेगा। वो कुकिंग जो है ये मेटाबॉलिज्म है। तो मेटाबॉलिज्म किस वजह से होगा, ये कुकिंग किससे होगी? जाहिर है आग से। अब सिर्फ आग हो रही, आग कौन है? ऑक्सीजन। और वो मटेरियल जो है, वो गोश्त जो है, वो जो आटा है, वो जो फलां है, ये सारी चीज़ें क्या हैं? वो है मॉलिक्यूल जो आप खाने में खाते हैं। अब से खाने में हम गोश्त खाते हैं तो वो अमाइनो एसिड्स की शक्ल में एब्जॉर्ब हो जाएगा, एब्जॉर्ब होकर वो भी ब्लड से ट्रांसफर होकर कहाँ पहुँचेगा? टिश्यू में। वो जो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च की शक्ल में आप खा रहे हैं वो डाइजेस्ट होकर वो भी वहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगा, ऐसे नहीं पहुँचेगा। आप खाएंगे स्टार्च, पहुँचेगा ग्लूकोज, तो इसका मकसद है कि रास्ते में वो स्टार्च के बड़े बड़े मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसका नाम है डाइजेशन। फिर एक और सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी आपको। ये जो बॉडी का पूरा सिस्टम है ना, आपका जो निज़ाम अंदर चल रहा है, इसमें वेरियस सिस्टम्स रोल प्ले कर रहे हैं। और यहाँ कौन रोल प्ले करेगा? यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम। कहीं रिस्पायरेटरी था, कहीं कार्डियोवैस्कुलर था, कहीं ये है, तो ये आके उसको डाइजेस्ट करेगा। डाइजेस्ट करेगा मकसद है कि उसके लिए एंजाइम्स चाहिए, फिर एंजाइम्स उसके स्टमक में होगा, फिर एंजाइम्स उसके इंटेस्टाइन में होंगे, वो फिर उनको ब्रेक करेंगे। वो बड़े बड़े जो स्टार्च के मॉलिक्यूल है, मैं मिसाल देता हूँ, स्टार्च ऐसे जैसे तस्बीह है, ऐसे तस्बीह में 100 दाने हैं, वहाँ 250-300 दानों की तस्बीह है इतनी बड़ी। अब इतनी बड़ी तस्बीह तो नहीं ना एब्जॉर्ब हो सकती है, तो उसको क्या है, एक एक दाना करेंगे उसका। और एक एक दाना मतलब बड़ा मॉलिक्यूल जो है वो, और एक एक दो दाना है, ये क्या है? ये स्टार्च जो पॉलीमर है, ये इसके छोटे छोटे दाने हैं, ये एक एक ग्लूकोज है। ये सारे ग्लूकोज ही हैं, काट काट के इनको एक एक ग्लूकोज बना दो। और जब ये ग्लूकोज बनाएंगे तो इसके लिए क्या चाहिए? केमिकल रिएक्शन चाहिए, और केमिकल रिएक्शन इस किस्म का रिएक्शन चाहिए तो ये ज़ाहिर है स्प्लिट, ये तेज़ी से होना चाहिए, इसके लिए चाहिए एंजाइम्स। और एंजाइम्स आपको मुख्तलिफ जगहों पे मिलते हैं थ्रू सर्टेन जूसेस, सलाइवा, गैस्ट्रिक जूस, पेंक्रियाटिक जूस, इंटेस्टिनल जूस, हर जगह से, बाइल, हर जगह से आपको एंजाइम्स मिलेंगे। वो सब क्या करेंगे? आपके खाने में मौजूद ये जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, इनको स्प्लिट करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेंगे, ताकि ये इंटेस्टाइन में आके उसके म्यूकोजा से, उसके एपिथेलियम से क्या हो जाएं? एब्जॉर्ब हो जाएं। ताकि जिस वजह से हम खाना खा रहे हैं, इसके ये जो बेसिक प्रोडक्ट्स हैं, ये जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, इनको हम कहाँ भेजें? इनको हम किचन में भेजें, माने सेल्स में भेजें। खाया है इंटेस्टाइन में, वो बोल रहे हैं सेल्स में भेजें, कभी ब्रेन में पड़े हैं सेल्स, कहीं कहाँ पड़े हैं, तो कैसे जाएंगे? फिर वही ब्लड, ये ब्लड में डिज़ोल्व होके किसी के साथ कैरी होके कहीं ना कहीं ये ब्लड में चले जाएंगे। ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, जहाँ हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि ये कैसे एब्जॉर्ब होंगे, लेकिन समझ जाओ कि ये रोड पे से होते हुए, यानी ब्लड में से होते हुए, कैरी होते हुए, ये ब्लड किसी न किसी तरीके से कैरी करेगा ना उनको। ब्लड ऐसे तो नहीं करेगा। हम रोड पे हैं, हम कई बार मैं रोड पे हूँ, भाई किस हालत में हो तुम रिक्शा में हो, अपनी गाड़ी में हो, बस में बैठे हो, किस में हो, किस हालत में हो? कभी कोई आयरन पे चढ़ा हुआ है तो कभी किस पे, तो कभी किस पे, लेकिन ये सारे तैर रहे हैं किस पे? ब्लड पे। पहुंचाएगा, ब्लड ही पहुंचाएगा, वायरलेसली तो नहीं ना पहुंचेंगे। ऐसे यहाँ पड़ा हुआ है ठक करके इधर पहुंच जाए, ऐसे थोड़ी होगा। ये बाकायदे ट्रेवल करेगा, ब्लड में ट्रांसपोर्ट होगा इसका। इसके लिए ज़रूरी एब्जॉर्ब हो जाए, क्योंकि जो इंटेस्टाइन में पड़ा हुआ है एब्जॉर्ब हो जाए। एब्जॉर्ब बड़े मॉलिक्यूल नहीं हो रहे हैं तो डाइजेस्ट हो जाए, यानी इसका मकसद है कि उनको ब्रेक डाउन करें स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। इसका नाम डाइजेशन है। वो ये डाइजेस्टिव सिस्टम एंजाइम्स की वजह से, और ये डाइजेस्टिव सिस्टम इसने एब्जॉर्ब करके पहुंचा दिया किधर? सेल्स में। ये तकरीबन यही है जैसे आपकी किचन में पहुंच गया है आपका रॉ मटेरियल गोश्त, तो अमाइनो एसिड पहुंच गए, फिर आटा ग्लूकोज पहुंच गया, ऐसा ही दूध लिपिड पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? किचन में। इधर कहाँ?
एनर्जी ड्रा करें, यहाँ कहाँ, सेल्स में। ये किचन में पहुंच चुके हैं। इसलिए किस किस सिस्टम ने हेल्प किया, डाइजेस्टिव सिस्टम ने। सिर्फ उसने कि फिर कैरी करने का रोल प्ले किया कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ने, तो वेसल्स ने किया, और उस वेसल्स को पंप करने के लिए फिर हार्ट था, तो हमें एक और सिस्टम की ज़रूरत पड़ी जो हमने स्टडी किए, और फिर ये सेल्स में पहुंच गया और अंदर चलेगा ये कुकिंग का सिस्टम, माने मेटाबॉलिज्म। फिर चले, ये बायोकेमिस्ट्री को पागल नहीं है ऐसे पढ़ा रहे हैं तुम लोगों को, इसलिए पढ़ा रहे हैं कि सेल के अंदर घुसोगे तो फिर अब एनाटॉमी काम नहीं आएगी, ना फिजियोलॉजी काम आएगी। अब जब अंदर घुसेंगे तो उसकी केमिस्ट्री काम आएगी, बायोकेमिस्ट्री जिसको हम कहते हैं, और फिर आपको बायोकेमिस्ट्री काम आएगी। तो बायोकेमिस्ट्री पढ़ी जाती है इस वजह से ताकि हमें पता चले कि ये अंदर कुकिंग का सिस्टम चल क्या रहा है। ये किचन माने ये आपका सेल, और सेल मतलब घर है आपका। एक्चुअली सेल किचन नहीं है, सेल घर है। घर के अंदर जो किचन बना हुआ है वो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्योंकि ये आग लेके जाएंगे उधर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, पूरे घर में नहीं। सेल आपका घर है, घर में आपका किचन है, तो ये किचन में पहुंचाएं आप। अब ये सारी चीजें कौन कौन, यही गोश्त माने अमाइनो एसिड्स, दूध माने लिपिड्स, और आटा माने कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स नहीं, ग्लूकोज, वो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसैकेराइड। अमाइनो एसिड्स एक यूनिट, छोटा सा, इससे छोटा तो क्या होगा, इससे छोटा जो अब छोटा करेंगे ना वो मेटाबॉलिज्म के थ्रू होगा, डाइजेशन के थ्रू नहीं होगा। बस आपको आखिरी चीज मिल गई है, वो है, यानी क्या मिला है, वो गंदुम का एक बहुत बड़ा तीला, उसमें से गंदुम के दाने निकाले और दानों से आटा बनाया, यहां तक डाइजेशन है। लेकिन अब जो गंदुम से बनेगी ना वो रोटी, तो ये फिर मेटाबॉलिज्म, और ये सेल के अंदर जाके पता चलेगा। ये फिर वो नहीं है कि ये एनाटॉमी है, को फिजियोलॉजी है, ये बायोकेमिस्ट्री। फिर देखना पड़ेगा कि ये और कैसे स्प्लिट होता है। अब ये ग्लूकोज नहीं रहेगा, एक बीच में चोट मारेगा इसको। अब सेल नहीं, सेल के अंदर वो मौजूद ऑर्गेनेल जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर घुसेगा और वो उसको ऐसे चोट लगाएगा कि 6 कार्बन एटम जो है वो 2-3-3 में डिवाइड हो जाएगा, और फिर ये 3 से आगे है और ये थोड़ा बहुत उमूमन बदकिस्मती से बायोकेमिस्ट्री वाले उमूमन रटा लेते हैं ऐसे, ये 6 कार्बन एटम कर लो तो ये कर लो, तो 6 में इधर ऑक्सीजन बिठाओ तो इधर, ऐसे स्टूडेंट चकराना शुरू कर देते। हालांकि मेडिकल के एक स्टूडेंट को ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, उसको सिर्फ देखना है कि ये ऐसे होते हैं। इनको फिर पेपर पे लाके 3 कार्बन के 6 कार्बन तो यहाँ बन गया तो फला बन गया, इनको सिर्फ देखना है। इंसुलिन को पता लगाना है, इंसुलिन का स्ट्रक्चर क्या होता क्या है देखना है, सिर्फ इसको देख के पता लगाना है कि इंसुलिन कैसे एक्ट करती है, एक्ट करके किस तरीके से ग्लूकोज की एंट्री कराती है, ये करना है। ये नहीं कि मैं बैठ के मुझे बताओ इंसुलिन का स्ट्रक्चर यहाँ मुझे ड्रा करके दिखाओ, इस चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। और फिर ये वो मुझे अच्छे तरीके से याद है बायोकेमिस्ट्री में ये यहाँ पर से आता है, मैंने देखा ना, यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री में हमारे पास पंजाब से आता था एक प्रोफेसर, उस ज़माने में मशहूर था वो चीमा साहब। चीमा हमें तो पता नहीं थी पंजाबी में ये ज़ातें होती, आजकल तो सबको पता चल जाता है। ये चीमा ज़ात, तो चीमा के लिए मशहूर था वो। अब वो ख़ास तौर पे हमारा प्रोफेसर उसको बुलाता था एक्सटर्नल के तौर पे। वो पंजाब से आता था, पता नहीं किस बड़े की यूनिवर्सिटी कॉलेज से, वो बड़ा मशहूर था, वो ओल्ड भी था, वो मतलब बहुत फार्माकोलॉजिस्ट मशहूर था। तो जब पता चलता था कि यार एक्सटर्नल आ रहा है, चीमा साहब आ रहे हैं, तो मशहूर था लम्स में कि ये चीमा जो है ना अक्सर हर दूसरे साल इसको बुलाते हैं एक्सटर्नल के तौर पे। तो चीमा के लिए बड़ा मशहूर था कि यार चीमा आएगा ये कीमा कर देगा सबका। मतलब टेंशन, एक मतलब स्टूडेंट्स के अंदर एक मतलब एक पैनिक सा फैल जाता था कि चीमा साहब आ रहे। अब उस ज़माने में क्या था कि वाइवा होते थे, ये जो आप लोग ना ये ऑस्पी यो फलां ये वो ढकोसले, यानी टीचर को फेस ही नहीं करते हैं आप, टीचर को फेस ही नहीं कर रहे हैं आप। यहाँ पर हर चीज़ ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी आप पहले तो एग्जाम लिखते ही नहीं आप। पहले कम से कम ये था कि थोड़े से शार्ट ऐसे होते थे, हमें पता चल जाता था कि आपके लेवल क्या है, ग्रामर वगैरह, थोड़े 4-5 सेंटेंस। फिर पता चला कि ये भी नहीं, एमसीक्यूज़ सिर्फ एमसीक्यूज़ होंगे, और एमसीक्यूज़ में सिर्फ क्या करना है ऐसे, यानी टिक आप अच्छा कर सकते हो कि नहीं, ये काबिलियत है। और मज़े की बात यह है कि उस क्वेश्चन का आंसर भी आपको नहीं आ रहा है, आपने इस तरीके से गोल कर दिया और वो सही हो गया इत्तेफाक से। हमने समझा आपको तो बहुत आ रहा है यार, आपने ऐसे कर दिया, ये तो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही है।
लेकिन ये सही है, ये वाकई सही है, ये आपको आता है या नहीं आता है, ये कब पता चलेगा? जब आप मुझसे वाह करेंगे। मैं आपको वाह करूँगा, मैं आपको बोलूँगा ये है, वो बोलेंगे सर इस फला है। अब तो आपको याद भी नहीं होगा क्योंकि आपने तो तुक्का मारा था। चलो आपने तुक्का नहीं भी मारा था, सोच के रखा था और तुक्के से लग गया आपका सही, लेकिन एक्सप्लेन करो हाउ। अगर आपको आ रहा होगा तो मुझे जवाब देंगे आप। तो वो फिल्टर होगा किससे? वाइवा से। जब आप फेस टू फेस आएंगे तब ऐसे होता था, वाइवा होता था सीधा। और आपको यकीन आएगा कि जो स्टूडेंट्स अच्छे स्टूडेंट्स होते थे उनका वाइवा, अब मैं ज़ाहिर है जब जाऊँगा टीचर के साथ, जब वाइवा होगा मेरा, वो मुझसे जब वाइवा लेगा, मैं जब इतना कुछ बताऊँगा ही नहीं तो वो ज़ाहिर है मुझे ज़्यादा तो नहीं बिठाएगा ना, ज़ाहिर तो मायूस हो जाएगा वो। अगर 4-6 मैंने सवालों के जवाब दिए तो मुझे 100 में से 50 दे के मुझे भगा देगा। अब क्या मतलब मैं क्या कितना बिठाऊँ आपको? मतलब अब सवालों के जवाब दे ही नहीं रहे, ना तो एक्सप्लेन कर रहे हैं आप। सुपरफिशियल पढ़ा हुआ है, चले ठीक है, पढ़ा तो हुआ है, पासिंग मार्क्स दे के उठा देंगे आप। लेकिन जिसने पढ़ा हुआ होगा उसके साथ तो वो डिस्कशन चलेगी उसकी। हमने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे जिनका कोई 50-50 मिनट तक वाइवा चला है, सिंगल स्टूडेंट का, जबकि टोटल 6 घंटे का टाइम होता है। उस 6 घंटे में 1 घंटा एक स्टूडेंट ले लिया। जो पीछे 40 स्टूडेंट हैं जो आज निपटाने हैं उसको, एक स्टूडेंट ने 1 घंटा ले लिया पूरा। और ऐसे भी स्टूडेंट होते थे। ये कब होता था? जब वाइवा हो रहा है। आप तस्वीर ही नहीं कर सकते कि आप 1 घंटा टीचर के सामने बैठ के उसके साथ फार्माकोलॉजी डिस्कस करेंगे वाइवा में, वो एनुअल एग्जाम में। आप तो 5 मिनट में बेहोश हो जाओगे उसके आगे। अभी आपको कोई बोले 5 मिनट आपका वाइवा होगा, 15 मिनट तक, आप मेरा ख्याल है 6.5 मिनट में ही वहां पर कोलैप्स होकर गिर पड़े होंगे, क्योंकि आपने फिर फेस ही नहीं किया है। अभी तो वो शॉर्ट ऐसे भी खत्म, वो थोड़े से जो हम ऐसे गोल करते थे, चलो पेन तो हाथ में पकड़ते थे, वो भी खत्म। अब सब चीजें हवा में, न पेन न पेपर न लिखना न कुछ, आप और कंप्यूटर और क्लिक। तो इसका मकसद है कि अगर मामले इतने आसान हैं तो ये दिखने में इतने आसान हैं, पीछे इतने आसान हैं नहीं। तो अपने आप को उस हिसाब से ढालें। अब बैठ के ये नहीं चीखें ऐसे कैसे होगा, ये क्यों इतना जल्दी क्यों कर रहे हैं, ये फलां क्यों। अब वो कर रहे हैं और आपको देना है। अब बैठ के इसमें टाइम ज़ाया नहीं करना है कि अब ये कि आप यूज्ड हो जाओ, अब उससे यूज्ड हो जाओ। अब मेरा ख्याल इतना कुछ मुश्किल नहीं है, यूज्ड होना क्या है, कंप्यूटर सभी चलाना जानते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो रहा है ना, तो स्टूडेंट समझते हैं वो बहुत कोई ट्रिक है इनकी, कोई और ज़्यादा फंसाने के लिए कर रहे हैं। नहीं, ये और आसानियाँ पैदा करेंगे आपके लिए। पहले क्या होता था, ये शॉर्ट MCQ तो होते ही नहीं थे, पहले सीधा सीधा लॉन्ग ऐसे एकदम, जैसे आपके ये इंटर फर्स्ट ईयर के पेपर होते हैं, लॉन्ग, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है थ्योरी में। और उसके बाद वो उधर चीमा साहब वो उधर बैठे हुए हैं, वहाँ भी आपको 50% मार्क्स लेने हैं, और पासिंग भी कितने? 50%। और वो भी कब? थ्योरी में भी 50 मिनिमम और उधर भी 50 मिनिमम, साइमल्टेनियसली, दोनों ही साथ एक ही एग्जाम में। ऐसे नहीं हो कि आपने वाइवा में 50 ले लिए और इधर थ्योरी में आपने कम नंबर ले लिए तो फेल। और फेल का मकसद है कि सप्लीमेंट्री, और सप्लीमेंट्री का मकसद में दोनों की, ये पता है ना आपको, मजे चखे होंगे ना आप लोगों ने। तो ये इस तरीके से, अगर आपने वाइवा में ले लिए हैं 98 फॉर एग्जांपल, 98 आउट ऑफ 100, लेकिन अगर आप वहां आपने लिए हैं 48 तो वो 98 पे गए, क्योंकि उसके लिए फिर आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप 48 माने वो 48 जो है वो 2 नंबर कम है। थ्योरी आपने पास की नहीं, वाइवा आपने पास कर लिया। वाइवा में ऐसा कि आपने 90 प्लस लिए जो पोजीशन होल्डर के भी नहीं है, लेकिन आप सप्ली में बैठे हुए हैं अगले दफ़ा, हालांकि आपके वाइवा में पोजीशन होल्डर से भी ज़्यादा नंबर है। थ्योरी में आपने, इसका मकसद है कि यू शुड बी एटलीस्ट ऑप्टिमम इन बोथ द साइड्स। यार ऐसे होते थे एग्जाम। और अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कितना आसान हो गया। टीचर की तो आप शक्ल ही नहीं देखते वाइवा में। आप वो टीचर से इतने डरते थे, इंटरनल से डरते थे, इंटरनल का इतना अदब करते थे। उनको पता है कि इंटरनल देख लिया यहाँ पर कोई मसला हो गया उसका, तो ये तो हमें फेल कर देगा। तो टीचर ऐसे होता था जैसे बस यूँ समझ लो कि बस यूनिवर्सिटी में खुदा है, जैसे टीचरों से ऐसे डरते थे। और अब आपको पता है उल्टा हो गया है, टीचर स्टूडेंट से डरते, पता नहीं कब क्या कर दे, कि उसने को कोई पता नहीं, को भरोसा ही नहीं है स्टूडेंट का। इतना अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर है ये कि हमारा एक टीचर होता था, वो बोलता था कि दुनिया में 3 सबसे बड़े झूठे हैं, एक मेडिकल स्टूडेंट,
वो टीचर की ये एक मेडिकल स्टूडेंट, एक जंग अखबार और पता नहीं एक तीसरा कौन था, ये तीन जो है दुनिया के सबसे बड़े झूठे हैं। जो ये कहें उसका उलट सोचा करो। स्टूडेंट आके बोलेगा, वाइवा में आके बोलेगा, सर ये तो सर ने पढ़ाया ही नहीं था। सर क्यों पढ़ाए? पढ़ना तुम्हें था, सर ने तुम्हें बताना था कि ये पढ़ो, सर ने पढ़ाया ही नहीं। सर ने ये किया, ये तो सर ने पढ़ाया ही नहीं। वो उस पर डाल देगा, खुद को नहीं बोलेगा कि मेरा बेड़ा गर्क कि मैं ही नहीं पढ़ाता। नहीं, वो सर ने नहीं पढ़ाया था, मैं तो सर पढ़ा दे तो मैं पढ़ लेता शायद, मतलब सर पढ़ाए। यानी स्टूडेंट, एडल्ट स्टूडेंट है, उसके हमसे 3-4 साल छोटे बच्चे हैं उसके, वो भी बोल रहा है कि नहीं सर ने नहीं पढ़ाया है, मैं तो बड़ा मेहनती हूँ, सर ने नहीं पढ़ाया। ताकि वो नौकरी से जाए। वो कॉलेज भी ज़्यादातर कोशिश करके सर को ही नौकरी से निकालेगा, क्योंकि फीस लड़का देता है, सर नहीं देता, सर तो लेता है। तो कोशिश करके वो सर को निकालेगा। 6-8 स्टूडेंट मिला के शिकायत करेंगे ना अगर मैनेजमेंट को, तो वो मोस्ट प्रोबेबली सर को ही निकाल देगा। उसको बोलेगा भाई जिससे फीस आती है वो आपसे नाराज़ है, भले कितना भी आप सही हो। अरे से तो ये इस तरीके से यहाँ पर मैंने बताया ये पीएच। अब यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर आप ध्यान दें। ये जो पीएच बार बार आपको बताया जा रहा है ना कि पावर ऑफ हाइड्रोजन है, जितना ज़्यादा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा एसिडिटी। तो इसका मकसद है कि जितना ज़्यादा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा पीएच नहीं, ये उल्टा है। जितना ज़्यादा हाइड्रोजन कंसंट्रेशन उतनी पीएच कम। आप पावर ऑफ हाइड्रोजन, अभी आपने बोला कि हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो एसिडिटी होगी, और ज़रा पीएच को कम कर रहे हो, तो कैसे? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, तो मैंने बताया ना अभी, ये तो मेरी चीज़ रिपीट कर रहे हैं आप। लेकिन क्यों? अभी तो बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है ये ऐड करेंगे हाइड्रोजन तो एसिडिटी ज़्यादा होगी, तो ऐड करने से फिर पीएच कैसे कम होगी? क्योंकि ये जो एसिडिटी है ना, ये जो आप देख रहे हैं ना पीएच, ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन तो है, लेकिन ये पीएच इज एक्चुअली लॉगरिथम है, इसका नेगेटिव लॉगरिथम है। शाबाश, ये नेगेटिव लॉग है, ये इट्स नेगेटिव ऑफ द लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, नेगेटिव। इसका मकसद ये है कि मैं डालूंगा ना अगर उसमें हाइड्रोजन तो होगा एसिडिक, लेकिन पीएच रेज नहीं होगी, उसकी पीएच जो होगी वो डाउन होगी। इसका मकसद ये हुआ कि इफ आई एम एडिंग एक्चुअली मोर हाइड्रोजन आयंस द पीएच विल बिकम मोर डाउन। तो पीएच क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन से हाइड्रोजन का पावर जो है वो एसिडिटी का पावर बढ़ेगा, लेकिन पीएच क्यों? वो नेगेटिव लॉग है। एंड रिवर्स विल बी हियर। इसका मकसद ये है कि यहां पर क्या हो जाएगा? पीएच क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अगर मैं आपको कहूं कि अगर ये फ्लूइड जो है वो उसका पीएच है 8.1, तो पीएच तो बढ़ा हुआ है, लेकिन ये अल्कलाइन है, एसिडिक नहीं है। अगर मैं कहूं कि अगर आप स्टमक के अंदर जो कंटेंट्स मौजूद हैं उसको अगर आप उसका रिएक्शन देखते हो, पता चलता है कि एज लो एज 1.5, सोचिए सही आप, कहाँ 7 न्यूट्रल, कहाँ वो 1.5। अगर ये होता ना ये 6.5 तो भी एसिडिटी की तरफ है। जैसे यूरिन है, यूरिन को निकाल के फॉर एग्जांपल अगर आप उसमें अपनी उंगली भी डाल दें ऐसे, तो उंगली जल नहीं जाएगी आपकी, क्योंकि ये न्यूट्रल से थोड़ा कम है। लेकिन थोड़ा और कम करेंगे इसको 6, तब भी ठीक है। 5, 4 ये और एसिडिक होता जाएगा। अब इसमें हाथ डालना इतना आसान नहीं होगा। इतना कुछ कि आप स्टमक के एनवायरनमेंट में आ जाएं जहां मौजूद है इस वक्त हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंसंट्रेटेड, उसमें आप अपनी उंगली तो डाल के दिखाएं। आप अपनी उंगली डाल दें, आपकी उंगली जल जाएगी। क्या है ये? हाईली एसिडिक है। क्या है इसके अंदर? हाइड्रोजन का पावर है उसके अंदर, हाइड्रोजन आयंस का। तो क्या है उसकी पीएच? न्यूट्रल है या टुवर्ड्स हायर साइड है कि टुवर्ड्स लोअर साइड है? थोड़ी सी लोअर के बहुत लोअर। अब इससे भी कम कर दूं तो और कंसंट्रेटेड। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पीएच जो है वो एंटी लॉग है। अब सवाल ये है, इसको सोचें थोड़ा सा। एक
पीएच, एक फ्लूइड की पीएच थी 6, तो उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कुछ ज़्यादा होगी तो एसिडिक है ना। अब उससे दूसरे फ्लूइड की मैंने देखी कि उसकी हो गई है 5, या उसी फ्लूइड की चलो मैंने कर दी 5, तो मैंने क्या डाले होंगे उसके अंदर, क्या, ठीक है, तो उसके अंदर मैंने हाइड्रोजन आयन्स डाले होंगे और ज़्यादा, तो ये 5 हो गई। ये 6 से 5 तक एक का सफ़र है, ठीक है ना, ये क्या है, इट्स ए जर्नी ऑफ वन ओनली। तो जिसकी एसिडिटी में कितना इजाफा हुआ होगा, यानी इसके हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन में कितना इजाफा हुआ होगा, कितने टाइम्स, जिसकी वजह से सिर्फ पीएच 1 में फर्क आया है। फर्क या एक ही तो आया फर्क। जैसे हेमोग्लोबिन होती है 13, 12 हो गया। पैनिक होता है क्या, 13 या 12, 12 भी अच्छी है, 12 भी कोई बुरी थोड़ी है। बहुत सारी लेडीज़ की बहुत कम होती है, 10 और 11 पे तो इवन सिजेरियन सेक्शन कर देते हैं। तो वो देखते हैं 10, 11, 10, 11 है, 10, ठीक है यार 10 है ना, बस सही है, 10 है तो सही है, ठीक है, कर लेते हैं। 1-2 का फर्क, हालांकि 14 होनी चाहिए, 13, 14, 12 को चलते हैं, ये 12 भी ठीक है, 11 भी है ना, चलो सिजेरियन सेक्शन कर लेते हैं। मतलब 1-2 को कोई इतना बड़ा मसला नहीं समझते। लेकिन यहाँ एक का जो फ़र्क है ना, ये हेल ऑफ डिफरेंस, क्योंकि बेटा ये वो नहीं है, ये ग्राम से 1 ग्राम 2 ग्राम फलां, ये नहीं है कि वो जो नज़र आ रहा है ये 12 केजी है, ये 11 केजी को फ़र्क है क्या, कोई फर्क। ये कंसंट्रेशन है, आयन्स की कंसंट्रेशन। और ये पीएच का वैल्यू जो है, ये बड़ा धोखे वाला वैल्यू है। ये क्या धोखा है इसके अंदर, सिर्फ 1 का डिफरेंस। हम तो ग्रामों में काउंट करने वाले लोग हैं, ये 12 ग्राम हेमोग्लोबिन, ये 13 ग्राम, 1-2 ऐसे लोग। हॉस्पिटल में 4 ग्राम वाले भी खवातीन आती हैं, 4 ग्राम हेमोग्लोबिन। अब अंदाजा लगे 4 ग्राम क्या होता होगा, 4 ग्राम में तो वो आधी लाश होती होंगी, 4 ग्राम। वो 4 ग्राम में मुझे तो किसी ने बताया था 2 ग्राम वाली भी एडमिट थी एक दफ़ा। अब 2 ग्राम वाली एडमिट क्या होती होगी, अब मेरा ख्याल है पता नहीं वो होती भी होगी कि नहीं। 2 ग्राम उठने ही नहीं देते उनको, उठेगी तो ये आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ पे। लेकिन यहाँ जो खेल है ना, 1 का और हाफ और 1 का जो खेल है, ये हेल ऑफ डिफरेंस। तो कितनी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अगर मैं 6.5 या 6 हो, 6 से मैं 5 कर दूं, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन में कितना फर्क आया होगा, कितने टाइम्स हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। भाई हाइड्रोजन ही ऐड किया होगा ना, और क्या ऐड किया, हाँ 14 से 15 ऐसे तो क्या मार दिया, कैसे लॉजिक देखो, वाइवा में पकड़ा गया ना। देखिए वैसे तो वाइवा में क्या पकड़ा गया, वो थ्योरी में भी 14 पे टिक करता, वो भी गलत हो जाता, वाइवा तक नौबत ही नहीं आती। यहाँ वैसे कंप्यूटर में बड़ा फ़ायदा है आपको, एक पॉजिटिविटी इसमें देखें क्या, जो आपको अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। 1 से 7 तक मोता नहीं है क्या, मैं सिर्फ 1 का डिफरेंस बता रहा हूँ। 1 से 7 तो हाँ, तुम पहले 1 का बताओ मुझे, सिर्फ 1 का डिफरेंस, तो फिर 1 से 7 का हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई। हाँ बताओ, तुम 6 से 5 तक बताओ सिर्फ, तुम 1 से 7 तो मैं पूछ ही नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ 6 से 5, चलो 1 का डिफरेंस। सर अगर 15 को फिर 15 6 टाइम करें, 6 तक पहुंचाने के लिए 90 होता है। हाँ ये से होता ही नहीं है। होता ये है कि ये लॉग है, लॉगरिथम है, ये लॉगरिथम मीन्स 10 टाइम्स। क्या है, 10 टाइम्स का फर्क आ जाएगा। अगर पीएच में 1 का डिफरेंस आ गया तो कंसंट्रेशन में 10 टाइम्स का डिफरेंस आ जाएगा, बिकॉज इट इज लॉग। लेकिन इट इज एंटी लॉग, यानी 6 से 5 हो गया, पीएच कम हुई है, लेकिन कंसंट्रेशन जो है 6 वाले की 5 वाले के मुकाबले में, यानी 5 वाले की 6 वाले के मुकाबले में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, एसिडिटी 10 टाइम्स बढ़ेगी। यानी वो जो एसिडिटी 10 टाइम्स बढ़ेगी, यानी वो जो फ्लूइड था एसिडिक, वो हाईली एसिडिक हो जाएगा।
1 का डिफरेंस इतना बड़ा डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है? क्योंकि 1 नहीं है, ये कोई नहीं है कि 13 ग्राम 12 ग्राम वाला डिफरेंस है, ये लॉगरिथम है, 10 टाइम्स है ये, और 10 टाइम्स भी ये नेगेटिव लॉगरिथम है। माने अगर लोअर आ जाए तो खुश नहीं होना कि ये एसिडिक से कम एसिडिक हो गया, ये ज्यादा एसिडिक हो गया, और 1 का डिफरेंस आया तो ये कितनी टाइम्स और एसिडिक हो गया? 10 टाइम्स एसिडिक। 10 टाइम्स एसिडिक होने का मतलब समझ रहे हो आप? आग लग गई है अंदर, यूं समझ लो। ये बात आ गई समझ में? ये 1 का डिफरेंस, ये 1 का डिफरेंस 10 टाइम्स है। अगर सिर्फ 0.1 का डिफरेंस भी हो जाता ना, 0.1 का, ये 6 है और ये 5.9 होता, मैं तो इसमें ही डर जाता। क्यों? अब 0.1 का तो फर्क है, ये 0.1 नहीं है, ये 10 नहीं 1 टाइम बढ़ा है, डबल हो गया है ये, क्योंकि ये 0.1 है। जब 6 से 5 तक गया था तो कितना बढ़ा था? 1, तो कंसंट्रेशन कितनी ज्यादा हो गई थी? 10 टाइम्स। लेकिन अगर सिर्फ 0.1 बढ़ा तो कंसंट्रेशन कितनी ज्यादा हो गई? 2 टाइम्स, यानी 1 टाइम बढ़ी ना। यहां पर जितने थे हाइड्रोजन आयन उससे कितने हो गए? डबल हो गए बस। यानी 10 हाइड्रोजन आयन थे तो 20 हो गए, तो 20 को चलो मैं मुकाबला कर लूंगा 20 का। लेकिन अगर वो 10 से 100 हो गए तो रफली 10 थे और हो गए कितने? 10 टाइम्स बढ़ गए। तो फर्क पीएच का कितना आया? अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10 टाइम्स बढ़ गई तो एसिडिटी पे 10 टाइम्स का फर्क आया ना। पीएच पे कितना फर्क आएगा? 1 का। कहां जाएगी पीएच? लोअर साइड पे कि हायर साइड पे? 6 से 7 होगी कि 6 से 5 हो जाएगी? 6 से क्या हो जाएगी? मोर एसिडिक हो गया तो। क्यों? क्योंकि ये लॉग है, और लॉग भी कौन सी लॉग? नेगेटिव लॉग है। तो जब भी रिएक्शन में देखो ना कि ये 0.5 का फर्क आ गया है, तो 0.5 में ऐसे बैठ जाओगे क्या? ये ऐसे ही ठीक है, आधा तो आया, ये आधा नहीं है, ये 5 टाइम्स है। 5 टाइम्स कंसंट्रेशन बढ़ना कोई मजाक है क्या? ये पूरे फ्लूइड के अंदर, ब्लड के अंदर 5 टाइम्स कंसंट्रेशन बढ़ी है। ये आपका पीएच ये है। पीएच इतनी खतरनाक वैल्यू है, और हम लोग उसको हेमोग्लोबिन की तरह देखते हैं। ये ऐसे नहीं है कि ग्राम है, ये लॉग है, वो भी एंटी लॉग। तो इसकी पीएच इतनी इंपॉर्टेंट होती है। एसिड बेस बैलेंस ये इतना इंपॉर्टेंट होता है, आम लोग इसको समझते ही नहीं है। एसिड बेस बैलेंस को, एसिड बेस बैलेंस को आप यहां पे देखेंगे कि हम इतना क्यों जोर दे रहे हैं एसिड बेस बैलेंस को, पीएच को इतना क्यों जोर दे रहे हैं? क्योंकि पीएच पे डिपेंड करता है आपका अपना मेटाबॉलिक प्रोसेस। ये जो आपके एंजाइम्स होते हैं ये खास पीएच पर काम करते हैं, और इस पीएच में अगर कोई चेंज आ गई तो वो जो एंजाइम्स है वो आस्ते आस्ते अपना काम छोड़ना शुरू करेंगे, और आपका जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो डाउन होना शुरू हो जाएगा। और मेटाबॉलिक प्रोसेस से आपको एनर्जी मिलती है, वो कम होना शुरू हो जाएगी, और आपकी एनर्जी जैसे जैसे कम होना शुरू हो जाएगी, फंक्शंस आपके कम होना शुरू हो जाएंगे, और इतना कम हो जाएंगे कि आपको इलनेस आ जाएगी, आप बीमार हो जाएंगे, और कम होते गए तो आप डेथ तक पहुंच जाएंगे। और इतना कि अगर पीएच में अगर 1-1.5 का फर्क आ गया ना, और ये ख़ास तौर पे इसको मेंटेन, लेकिन तो अल्लाह का शुक्र है ये आपका टेम्परेचर है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, लेकिन आप 6 किलोमीटर दौड़ के वापस आ जाएं घर, उसी वक्त हार्ट का रेट आपका जो 72 था वो 172 है इस वक्त। रेस्पायरेशन जो थी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वो जो 12 और 15 थी, इस वक्त 30 और 40 को पहुंची हुई है। लेकिन जब आप टेम्परेचर देखते हो तो वो फिर 98.6। ये क्या जादू है? इसका मकसद है कि बॉडी में कुदरत ने उस टेम्परेचर को रेगुलेट करके नॉर्मलाइज, उसको टेम्परेचर की होम्योस्टेसिस रखने के लिए अंदर मैकेनिज्म दिए हुए हैं। ये हो नहीं सकता कि आप रनिंग करके आ जाएं और आप अंदर इतना मेटाबॉलिक रेट हो हाई, आपका टेम्परेचर आपका नॉर्मल होगा। क्यों? ये हो नहीं सकता। ये टेम्परेचर क्या होगा? ये हीट आपकी इस पसीने से बाहर निकल रही होगी, ये हीट आपकी रिस्पायरेशन से बाहर निकल रही होगी। वो आप देखेंगे कि हीट जो होगी उसमें वेपर्स होंगे, वेपर्स में वार्मथ होगी, टेम्परेचर होगा, वही सारा बाहर निकल रहा होगा, फिर आप रखेंगे वही 98.6। तो पीएच को भी मेंटेन रखने के लिए अंदर प्रोसेसेस हैं, और प्रोसेस के लिए 2 बड़े इंपॉर्टेंट सिस्टम्स हैं जो आपकी हेल्प करते हैं। एक सिस्टम है जिसके अंदर आप यहां पे देखोगे कि वो है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, और एक सिस्टम जो है वो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम। यूरिन के जरिए आपके एसिड्स एक्सक्रीट हो रहे होंगे, यानी हाइड्रोजन उसके अंदर
एक्सक्रीट हो रहा होगा। जब आपका हाइड्रोजन ज़्यादा बन रहा है तो वो एक्सक्रीट हो रहा होगा, ताकि आपका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आपके फ्लूइड यानी आपके ब्लड की और सेल्स की क्या हो, नॉर्मल रहे। आपसे बन ज़्यादा रहें तो यूरिन से वो ज़्यादा एक्सक्रीट हो रहे होंगे। एक एक्सक्रीट हो रहे होंगे वहाँ से और एक एक्सक्रीट हो रहे होंगे रेस्पिरेशन से। रेस्पिरेशन से कैसे एक्सक्रीट होते हैं, कहाँ एसिड, कैसे यहाँ एसिड, कौन सा एसिड आता है रेस्पिरेशन में? क्या निकलते हुए आपने देखा है मुंह से कोई आग निकलती हुई, कोई मुंह से निकलता हुआ एसिड निकलता हुआ देखा हो आपने? कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एसिड। गैस फॉर्म में जो एसिड है वो कार्बन डाइऑक्साइड, ये एसिड है। तो वो वोलेटाइल फॉर्म में, गैस फॉर्म में जो इस वक्त ऑक्सीजन से आप कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जो निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन ले लिया आपने ले लिया और ठीक उसी जगह से सेम ब्लड से उसी वक्त, सिर्फ ये नहीं है कि एल्वियोलाई से ऑक्सीजन जो है वो आरबीसी में आ जाती है, कोई ये भी होता है। सेम उसी सुजुकी में, वो सेम जो सुजुकी है उसी टाइम पर एक और गैस भी वापस जाएगी उसी सुजुकी के अंदर, सेम में, यानी यहां से किसमें, उसी एयर में। तो नेचर ने ये नहीं किया कि अभी ऑक्सीजन ले लो, अगली दफा पे कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लेना, नहीं, दोनों काम। भाई सुजुकी जब आई गई है तो ये जाएगी ना दुकान पे, तो पुरानी फ्रिज बेच दो उसमें, या पहले इससे ले ली, उसको बोला अभी जाओ, अभी मैं वहां जाके तुम फोन करूंगा, अब फिर दोबारा आओ, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे कोई अंधी लगी हुई है क्या यहाँ पर? नेचर यहाँ पर ऐसे करेगी क्या? नेचर स्मार्टली करेगी। ये आ गए, दोनों चीजें कर लो। वो तुमने नया फ्रिज उतार दिया, फ्रिज उधर खाली है ना सुजुकी, पुराना चढ़ा दो उस पे, सेम दुकान पे। यही एयर जो है जो अंदर आई है, इसी एयर पे बिठाओ, बाहर निकालो। तो ये क्या है, क्या ये आप अंदर लेके आए, ऑक्सीजन चढ़ाया, कार्बन डाइऑक्साइड चढ़ाया, वापस चला गया करके बाहर निकाला। अब उसमें ऑक्सीजन कम, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, डिफ्यूज हो जाएगी। तो क्या हो गया, एसिड निकल गया। इसका मकसद है कि अगर एसिड वहां ज्यादा बन रहा है तो यहां से एसिड ज्यादा खारिज हो रहा होगा, और खारिज हो रहा होगा तो क्या करेंगे, क्या वही 15 और 12 टाइम से ब्रीदिंग लेंगे कि 12 से 16, 16 से 18, 20, 30, 40 हो जाएगी? तो आप देखें, जब आपका एसिड ज्यादा बन रहा है तो आपकी जो ब्रीदिंग का जो रेट है वो इंक्रीज हो जाता है, आप सांसें लेना शुरू करते हो जल्दी जल्दी। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, शाबाश। तो ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस यानी वो जो तेज सांसें ले रहा हो, तो ऐसे नहीं समझना कि यार पल्स ऑक्सीमीटर लगाया हुआ है 97 है, चलो बहुत अच्छी बात है, उधर देखो उसका रेट भी देखो। इसका मकसद है कि जब पेशेंट लेटा हुआ है तो ये सिर्फ नहीं पल्स ऑक्सीमीटर देख के 97, 98 है खुश होकर चले जाओ, पेशेंट को देखो, उसकी ब्रीदिंग का रेट देखो। वो ब्रीदिंग देख रहे हो, पेशेंट 32 दफ़ा, 28, 32, 30 दफ़ा जो ब्रीदिंग कर रहा है, इसका मकसद ये है कि ये पेशेंट नॉर्मल नहीं है। ये इसका मकसद ये है कि ये रेट उसका ज़्यादा है, शेलो किस्म की ब्रीदिंग ले रहा है, माने ये हाइपरवेंटिलेशन है, इसकी हाइपरवेंटिलेशन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहा है, और साथ में इसमें यूरिन भी देखेंगे ना कर, तो उसमें भी एसिडिटी होगी। इसका मकसद है कि ये एसिड को 2 तरीकों से बाहर निकाल रहा है, तो पीछे उसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, माने कोई एसिडोटिक प्रॉब्लम अंदर चल रहा है इसका। तो सिर्फ ये कंपेंसेट कर रहा है, तभी आपकी 70, 97 आपको पल्स ऑक्सीमीटर में मिल रहा है, लेकिन ब्रीदिंग भी देखें आप उसकी। तो ये नहीं आप ऐसे देख के 97 करके आप चले जाएं, बहुत शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, पता चला वापस आएंगे पेशेंट ही नहीं होगा। क्यों? आपने उसका रिदम ही नहीं देखा। ये जो खास तौर पर इसका मकसद है कि इट्स एक्सक्रीटरी सिस्टम, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम दैट मेंटेन्स योर एसिड बेस बैलेंस। और ऐसा ही ब्रीदिंग भी, ब्रीदिंग में कोई प्रॉब्लम हो जाता है ना, जिसकी वजह से रिटेंशन हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की, निकल नहीं पाती उतनी कार्बन डाइऑक्साइड जितनी निकलनी चाहिए, तो पीछे कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन हो जाती है। और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन हो जाती है तो पीछे हो जाता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन हो जाती है तो क्या है, ये खुद एसिड है ना। अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन हो गई तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जो है वो रिएक्ट करती है किसके साथ, वाटर के साथ। वाटर आपका भरा हुआ है, आप जितने हैं है क्या 42%, तो 42 kg के, तो आप 42 kg ऑफ 60, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, वो जो 40 वाले हैं, 40 वालों में तो कोई मुश्किल से 26 kg होगा, वो हैं 60 वाले जो हैं, 60 वाले तो यहाँ बड़ी कम लग रहे हैं, यहाँ 60 वाले तो बड़े कम लग रहे हैं, यहाँ कुछ हैं जो 160 वाले भी हैं पीछे, लेकिन ये है कि 60 वाले बड़े कम हैं,
ये 50 वाले ज़्यादा है, 50 की रेंज ज़्यादा है यहाँ पर। देखो बहरहाल जो भी 60 एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को कहा जाता है। आप भी नॉर्मल ही हैं, लेकिन ये है कि आप उस रेंज में 50 वाले। चलिए 60 अगर 60 है तो 60 अगर है तो 70% आउट ऑफ मीन से 42 kg विल बी जस्ट वाटर। तो वाटर बहुत ज़्यादा है, वाटर ज़्यादा है तो वाटर में कौन मिक्स हो जाएगा? वो जो रिटेन किया है आपने कार्बन डाइऑक्साइड, तो वाटर के अंदर वो मिल जाएगा तो रिएक्शन करके वो एसिड बना लेगा, क्योंकि वो खुद ही एसिड है। पानी के साथ मिलके एसिड, पानी के साथ मिलके क्या बनाएगा? एसिड। और ये एसिड है, इसका नाम है कार्बोनिक एसिड, H2CO3। ये बड़ा वीक एसिड है, ये स्टेबल नहीं हो पाता। ये जैसे ये बन जाता है ना तो ये एकदम से स्प्लिट हो जाता है। स्प्लिट हो जाता है तो ये फिर बन जाता है हाइड्रोजन आयंस और इसके साथ होता है बाइकार्बोनेट। ये इसमें स्प्लिट हो जाता है, यानी H+ बन गया किसके होने से? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एसिड, क्योंकि इससे बन जाता है कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड में किस में डाला है हमने? वाटर में। तो एसिड वाटर है कि कार्बन डाइऑक्साइड है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका मकसद ये है कि ये अब पानी में शरबत डाल देते हैं तो रेड कलर को पानी की वजह से थोड़ी होता है, शरबत की वजह से होता है। लेकिन वो पी लेते हैं, उसमें होता पानी है लेकिन पानी में वो शरबत डाल देते हैं। तो ये जो सब कुछ है, मीठापन, शरबत, ये सारा कुछ उसकी वजह से। तो यहाँ पर इसकी वजह से ये हुआ, अब ये बन गया और इसके साथ ही। तो इसका मकसद है कि रिटेन जितना ये ज़्यादा होगा उतना हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे, और जितना हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होगा उतना रिस्पायरेशन का रेट बढ़ेगा, और रिस्पायरेशन का रेट बढ़ेगा तो उतनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती जाएगी, और जितनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती जाएगी उतना ये कम होता जाएगा। जब ये नॉर्मल हो जाएगा तो फिर आपका ब्रीदिंग रेट भी नॉर्मल हो जाएगा। इसका मकसद है रेस्पायरेशन ने आपकी इस एसिडोसिस को कंपेंसेट करने के लिए रोल प्ले किया। क्या सिर्फ इसी से काम चल जाएगा, या हाइड्रोजन आयन जो है वो फिर यूरिन से भी एक्सक्रीट होना शुरू हो जाएगा? तो ये दोनों से होना मामला शुरू हो जाएगा, और ये तब तक दम लेके बैठेगा नहीं जब तक ये हाइड्रोजन आयन नॉर्मल बैक टू नॉर्मल ना हो जाए। ये कंपेंसेशन है। तो कंपेंसेशन कितने सिस्टम्स कर रहे हैं? 2 सिस्टम्स, एक रिस्पायरेटरी और दूसरा एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये दोनों सिस्टम जो हैं आपको कंपेंसेट कर रहे हैं। तो ये जो 1 का डिफरेंस है, मैंने बताया कि ये 1 का डिफरेंस कोई मामूली डिफरेंस नहीं है, ये 10 टाइम्स है। लोअर आ जाए तो खुश ना होना कि ये एसिडिक से बेसिक हो रहा है, ये मोर एसिडिक हो रहा है। कितना एसिडिक? 10 टाइम्स मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयंस के नंबर पहले से 10 गुना ज़्यादा उसमें आ गए हैं। फर्क फिर पीएच में आया है 1, तो धोखे में न रहना। ये जो 1 का डिफरेंस है ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। 0.5 का डिफरेंस ही दिमाग को खोल देगा आपके। ये तो 1 का डिफरेंस तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे। यही वजह होती है क्योंकि ये एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये किडनी जो है, ये आपको इस बैलेंस को ठीक रखने के लिए, इस बैलेंस को ठीक रखने के लिए किडनी बड़ा रोल प्ले करती है। इसलिए जो किडनी फेलियर के लोग होते हैं ना, उनका ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये पीएच जो है वो, उसका फर्क जो है ना वो बहुत जल्दी जाहिर होना शुरू हो जाता है अगर आपने उसका इलाज नहीं किया तो। पेशेंट अच्छे भले बैठे हुए होते हैं, नेफ्रोलॉजी में आप जाके देखेंगे ना, अगर इस वक्त उसका पीएच लेवल नॉर्मल है लगभग, चलो 7 अगर वो पीएच लेवल उसका 7.45 है या चले 7.35 है तो नॉर्मल है। लेकिन अगर कोई रात के टाइम पर उसने ट्रीटमेंट नहीं ली या कोई ऐसा मसला हुआ या हुआ, पेशेंट रात को आराम से बैठे हुए होते हैं, अपने विजिटर्स के साथ, अपने अटेंडेंट्स या विजिटर्स के साथ बैठ के कचरियाँ करते हैं, लतीफ़े सुनाते हैं, कह के रात को डिनर विनर उनके साथ बेड पे करके सोए, सुबह पता चला कि एक्सपायर हो गया। नेफ्रोलॉजी में ऐसे देखेंगे लोग आप। वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि कोई ऐसा मसला हुआ होगा रात के टाइम पे, उसका पीएच जो है वो 7.3 वाला ज़्यादा से ज़्यादा नीचे चल के ये 6.5 हो गया होगा, माने 10 गुना ज़्यादा उसका एसिडिटी होगी, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगी, पता ही नहीं चलेगा। अटेंडेंट को फ़ोन करो, उसको यकीन नहीं आता है। ये नेफ्रोलॉजी में ऐसे ये रोज़ के खेल हैं ये। वहाँ नेफ्रोलॉजी के डॉक्टर को पता है कि ये ऐसे चीज़ें अचानक होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अटेंडेंट के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है ना। वो कहते हैं मैं रात को खाना खा के आया हूँ, हम लोगों ने कचहरी की है, ये वो। कैसे डॉक्टर साहब? ये आपकी गफलत की वजह से। इतने आरे में उसको फेटियाँ पड़ती हैं नेफ्रोलॉजी में, क्योंकि वो
उनको कन्विंस नहीं कर पाते, यानी अटेंडर को कन्विंस नहीं कर पाते कि ये ऐसा हो जाता है नेफ्रोलॉजी में, क्योंकि नेफ्रोलॉजिस्ट जो है वो तो रोज़ देखता है ऐसी चीज़ें। लेकिन किसी घर के लिए तो ये पहली दफ़ा हुआ है ना, उनको थोड़ी पता है, उनको आप नहीं बता सकते, उनको ये नहीं बताएंगे आप बैठे, मैं आपको समझाता हूँ इसका पीएच जो है इतना, पीएच मुंह पर आते हुए उसको समझ में आएगा क्या? ऐसे पहले डॉक्टर को 2 छपेड़ मार देगा वो ख़ास तौर पे वो डॉक्टर अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल का है तो। आपको पता है ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर गालियाँ, वो कहते हैं ना डॉक्टर गालियाँ खाए तो ये उसका एक उम्रा है, यूँ समझ लो, और अगर चितरोल हो जाए तो ये हज हो गया उसका। ये ट्रेनिंग का हिस्सा है, तो कभी भी बुरा ना मनाना, ये ट्रेनिंग का हिस्सा है। अगर आपसे कोई पूछे कि आपने गालियाँ वालियाँ खाई, आप बोले नहीं, तो इसका मतलब है कि आपने ट्रेनिंग सही नहीं की आप। तो ये अगर कुछ इस किस्म की हो जाए कोई वाक़यात तो दिल पे नहीं लेना है, ये ट्रेनिंग का हिस्सा है। वो कहते हैं ना कि जो छोटू ड्राइवर की ज़्यादा गालियाँ खाते हैं वो आगे से बड़े ड्राइवर होते हैं, आपने देखा है वो। लेकिन वो जो एक आध गाली से बुरा मना के चले गए तो फिर वो स्किल उसके हाथ में नहीं आती। ये कीमत है एक तरह से। एक होती है ना, एक होती है जिस्मानी मुशक्क़त, एक होती है ज़हनी, एक होती है रूहानी। ये रूहानी मुशक्क़त है, यूँ समझ लें, यानी सीधा सेल्फ रिस्पेक्ट पे हमला। किसी के सामने कोई आपको ऐसे गाली दे दे या थप्पड़ तो बहुत दूर की बात है, ये तो हज है एक तरह से। लेकिन यह है कि अगर थप्पड़ मार दे तो अच्छा भला तो घर ही चला जाएगा, बाढ़ में जाए, ये तो मेरे करना ही नहीं है। लेकिन जो खड़े हो गए ना उधर, ढीठ हो गया वो, जिसने कहा कि चलो इज़्ज़त आनी जानी चीज़ है, तो वो रुक जाएगा और फिर वो ही कुछ कर पाएगा आगे, और फिर वो ही करेगा जो इसके साथ हुआ है और दूसरों के साथ भी यही करेगा आगे। हाँ, यही करेगा। आप बोले नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगी, आप करेंगे ऐसा। तो इस गेम में इस किस्म के, कहते ना क्रिकेट है तो गेंद लगेगी भी सही, तो ऐसे नहीं है कि गेंद ही ना लगे, नहीं मैं स्कोर ही करता रहूँ, ये नहीं होगा। लोगों को इधर गेंदें लग जाती हैं और उनके, हाँ मतलब यहाँ लोगों को गेंदें लगी है, यहाँ पर मियाँदाद को इधर गेंद लगी थी, मियाँदाद उल्टियाँ करके तो आया था ग्राउंड से, आखिर में उसकी आई साइड जा रही थी अंदर, इतना उसकी ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग हो गई। ये ऐसे बड़े बड़े खिलाड़ी आप अंदाज़ा लगाएं, मियाँदाद जैसा खिलाड़ी वो क्रीज पे खड़ा होता था तो आउट ही नहीं होता था, 3-3 दिन। तो वो इस तरीके से मतलब है। यहाँ हम लोग ये हैदराबाद का जो न्याज स्टेडियम है ना जी, इस पे भी टेस्ट मैच हुए हैं। ये नहीं समझना कि इधर शादियाँ होती हैं सिर्फ, यहाँ टेस्ट मैच भी हुए हैं। वर्ल्ड कप का एक मैच भी श्रीलंका के अगेंस्ट यहाँ न्याज स्टेडियम में हुआ है। वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान में हुआ था शायद 83 वगैरह में, यहाँ पर। अच्छा, वो नहीं वो अफ़गानिस्तान तब परमानेंट मेंबर नहीं था, वो ऐसे ही था, मतलब ए टीम कुछ इस किस्म की थी। वो जो मैच इंडिया के साथ, वो भी नहीं कि ऐसे आम सा मैच, इंडिया के साथ मैच हुआ है न्याज स्टेडियम में, टेस्ट मैच 5 डेज़ का। आप तो तब पैदा भी नहीं हुए थे। टेस्ट मैच यहाँ हुआ है जिसमें मियाँदाद और ये भी थे। उसका कैप्टन था हमारे खान साहब, इमरान खान। ये वो सीरीज़ है जिसमें शायद 2 या 3 मैच पाकिस्तान, ये 5 वाइट वॉश नहीं किया था, 5 मैच की सीरीज़ थी, उसमें 3 मैच पाकिस्तान ने जीते थे इंडिया से। उनका कैप्टन था गावस्कर और हमारा यहाँ कैप्टन था इमरान खान। और शायद 3rd टेस्ट था या 4th था जो कराची में हुआ था, और कराची में फर्स्ट डे पर उसने जो है वो टी के बाद कराची की ब्रीज होती है ना, हवा जो, उसमें जो रिवर्स स्विंग उसने कराई तो उड़ा के रख दिया इंडिया को। 5 खिलाड़ी शाम के टाइम पे आउट कर दिए। गेंद इधर उधर से, यहाँ से 6-6 फुट यहाँ पर टर्न करके स्विंग करके गेंद अंदर। हमने पहली दफ़ा गेंद को ऐसे स्विंग होते हुए देखा। इमरान खान, ये देख लेना तुम यूट्यूब पर, इसकी है वो 5 विकेटें आप देख लेना। वो उसमें 83-84 की सीरीज़ है कोई, शायद 85 की। मतलब ऐसी स्विंग आपने शायद कोई 100 साल की तारीख में देखी नहीं होगी। ये गावस्कर गया तो वो गया, 5 खिलाड़ी ऐसे उड़ा दिए उसने 1 घंटे के अंदर। तो ये उससे पहले 3rd टेस्ट था यहाँ पर, इधर
न्याज स्टेडियम में। तो थर्ड टेस्ट के फर्स्ट डे पे मेरा ख्याल है सारा दिन खेले थे ये, 2 टोटल खिलाड़ी आउट किए थे इंडिया ने पाकिस्तान के मुश्किल से। उसमें जब स्टंप्स हुए तो उसमें मियांदाद और मुदस्सर नज़र या कोई था, ये दोनों खेल रहे थे। फर्स्ट डे ख़त्म हुआ था, और फर्स्ट डे ख़त्म हुआ तो कोई 240 नॉट आउट था, ये थर्ड डे था शायद। 240 नॉट आउट वाज मियांदाद, ही वाज 240 नॉट आउट। हम लोग हॉस्टल में रहते थे, हम लोगों ने कहा कि यार थर्ड डे देखने जाना है न्याज स्टेडियम में। हम क्यों गए थे? हम इसलिए गए थे कि हमें ये था कि मियांदाद आज 365 का फिगर क्रॉस करेगा। वो 365 वाज द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर लास्ट 30 ईयर्स। और हम सोच रहे थे कि ये हाईएस्ट जो रन है इंडिविजुअल का एक इनिंग में, उसका आज रिकॉर्ड टूटेगा, और वो टूटेगा न्याज स्टेडियम के ग्राउंड पर। वो हम आंखों से खुद जो है ना लाइव देखेंगे। और हम लोग जो है वहाँ से सुबह को सवेरे, सर्दियाँ थी, सुबह को सवेरे हम उधर जामशोरे से निकले और यहाँ न्याज स्टेडियम में टिकट लेके हम वहाँ पे बैठ गए। 240 पे ये और 25 पे मेरा ख्याल मुदस्सर आए खेलने के लिए। हम सीट संभाल के बैठे कि आज जो है टी तक कम अज़ कम ये 135 रन 125 बना के 365 का वो रिकॉर्ड टूटेगा। और हम वो अपने आंखों से देखे, 35 ईयर से नहीं टूटा था, गैरी सोबर्स का रिकॉर्ड था। वो बाद में तो टूट गया, वो 400 तो लारा ने बना दिया, वो तो अभी बनाया। ये मैं बात उसकी कर रहा हूँ, उस जमाने। और इसको भी पता था कि ये ऐसा होगा, इमरान खान, इसको मियांदाद, कि ये हो जाएगा, आज होगा इंशाल्लाह, ये मैं आज रिकॉर्ड तोड़ूंगा। और इसने रन्स भी अच्छे खासे जल्दी बनाए। पहले घंटे में उसने 40 रन बना दिए और ही बिकेम 280। अब 1 घंटा मुश्किल से, अब अंदाज़ा लगे 1 घंटा गेम शुरू है, थर्ड डे का स्टार्ट 1 घंटा हुआ था। अभी 280 बना के ये अभी ऐसे बैठ ही रहा था तो ड्रेसिंग रूम से आवाज़ें आई इस तरीके से, इशारा, डिक्लेयर कर, इमरान ने डिक्लेयर कर दिया। अभी भी आप देखें, वो 1-2 मिनट की क्लिप है, उसमें जैसे उसने डिक्लेयर कर दिया तो मियांदाद इधर उधर देख रहा था। उसने बोला शायद ये गलत किसी ने इशारा किया है कुछ, तो इसे डिक्लेयर उसने किया। तो उसको बोला आओ, ये इधर क्या देख रहा हो, आ जाओ, बस डिक्लेयर हो गया। वो डिक्लेयर कर दिया था। उसके पीछे वो बोल रहा है, खुद मियांदाद का इंटरव्यू देखे, मतलब ये एक उसने, इमरान खान ने, जो जेलिसी होती है एक तरह से, वो खुद तो नहीं मानेगा लेकिन खुद इसने बोला, मुझे पीछे वो गवास्कर उसको बोल रहा है कि ये क्या हुआ, ये मतलब ये किसी खिलाड़ी को ये अंदाज़ा भी नहीं था कि ये ऐसा करेगा। तो खान साहब हैं तो बड़े इंटीग्रिटी वाले लोग, लेकिन कभी कभी डंडी मार जाते हैं, तो उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं कायम करने दिया। मैं कहता हूँ वो मैच ड्रा भी हो जाता ना और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता है तो पाकिस्तान का वर्ल्ड रिकॉर्ड होता। आगे से चलो लारा जब तक तोड़े 10 साल हम लोग, और मियांदाद के रिकॉर्ड पे इतनी बड़ी चीज़ आ जाती, उसको नहीं कायम करने दिया। वो बेचारा तोतला सा चीख के, और अभी तक चीख रहा है कि मुझसे ये रिकॉर्ड मुझसे जो है इसने छीना, मैं कर देता। वो कहता मुझे सिर्फ रात को बता देते ना, रात को मुझे बता देते कि मैं जो है ना, मैं 3 घंटे तुम्हें दे रहा हूँ, जितना स्कोर कर सकते हो कर लो, मुझे इससे ज़्यादा नहीं देना है, इनको टाइम नहीं है, मैच ड्रा हो जाए, मुझे जीतना है मैच। बोला भी नहीं उसने, भूखा। बोला क्यों नहीं? क्योंकि अगर उसको बोलता ना तो वो इतना तेज़ खेलता कि लंच तक होते होते उसके 300 प्लस बन जाते। और जब 300 प्लस बन जाते ना तो फिर इमरान के लिए डिक्लेयर करना बड़ा मुश्किल हो जाता, क्योंकि अगर वो 330 बना लेता लंच तक तो क्या इमरान कर सकता था डिक्लेयर? वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता उसके लिए। यार 330 है, आधा घंटा और खेलने दो, 360 बन जाएगा। वो नहीं बने, उसको बोला भी नहीं कि मैं ऐसा करूँगा, ताकि वो आराम से खेले, मैं जल्दी बुला लूँ उसको, ऐसे नहीं कि 300 बना ले वो। और आज भी मियांदाद का हाईएस्ट स्कोर 280 है, क्योंकि उसके बाद वो ज़िंदगी में कभी, अरे 280 होना है बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये इसको बोलते हैं एसिडोसिस। अगर ये हो जाए, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए और पीएच कम हो जाए तो बोलेंगे उसको एसिडोसिस।
क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मोर बढ़ गई है, माने हाइड्रोजन का पावर बढ़ गया है तो पीएच डाउन हुई है, तो बोलेंगे एसिडोसिस। लेकिन अगर ये ऊपर चलाते जाएं, हाइड्रोजन की लॉस करते जाएं या बाइकार्बोनेट उसमें ऐड करते जाएं, तो फिर आप देखेंगे कि उसकी पीएच जो होगी वो उसकी पीएच जो है वो राइज होती जाएगी, तो हम बोलेंगे कि हो गया है अल्कलोसिस। ये बेसिकली 4 कंडीशंस हैं जो मुख्तलिफ डिजीजेज में होती हैं, उसके मुख्तलिफ कंडीशंस हैं जिसके अंदर, जैसे एक होता है जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एक होता है मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, एक होता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, एक होता है रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। ये मुख्तलिफ कंडीशंस हैं, ये मुख्तलिफ मेटाबॉलिक स्टेटस हैं, और इनको ऐसे नहीं रहने देना। कुछ तो बॉडी उनको ठीक करने की कोशिश करेगी। आपको पता है ना, बॉडी कभी भी कोई बॉडी के अंदर कोई अगर फिजियोलॉजिक सिस्टम अगर डिरेंज हो जाए तो बॉडी उसको खुद ब खुद ठीक कर लेती है, एक हद तक ठीक करती है। लेकिन अगर उस हद से मामला बढ़ जाए तो फिर जाहिर है वो डिरेंजमेंट हो जाती है, इलनेस हो जाती है, डिजीज़ हो जाती है। और डिजीज़ हो जाती है तो डिजीज़ ऐसे ही हो जाती है कि साइन सिम्टम्स क्रिएट होते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि साइन सिम्टम्स क्रिएट होते हैं। अगर ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाए किसी वजह से, वजह को पता लगाना होगा, वजह का पता लगाएंगे, उस काज को रिमूव करेंगे तो ये मामला भी सही हो जाएगा। तो यू हैव टू डायग्नोस, बट एटलीस्ट ये तो पता हो कि ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। आपको कैसे पता चलेगा? जो पेशेंट देखेंगे कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो बॉडी क्या करेगी? एसिड्स को बाहर निकालेगी, सिर्फ ब्रीदिंग से कि यूरिन से भी। तो आप क्या करें, पेशेंट को एग्जामिन करें, उसको देखें, उसका रिस्पायरेटरी रेट देखें। तो रिस्पायरेटरी रेट देखेंगे तो कम होगा कि ज़्यादा होगा? ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा हो रहा है? ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को जल्दी जल्दी रिमूव किया जाए। तो रेट अगर ज़्यादा होगा तो डेप्थ क्या होगी, ज़्यादा कि कम? मकसद है कि रेट बढ़ेगा, तो रेट बढ़ेगा तो एक तो रेट ज़्यादा होगा लाइक दिस, लेकिन उसका जो डेप्थ होगा वो डीप होगा कि शेलो होगा? तो इसका मकसद है कि ऐसे, तो वो शेलो ब्रीदिंग होगी, रेट बढ़ा हुआ होगा। ये एसिडोटिक ब्रीदिंग कहलाती है, जिसका दी एसिडोटिक ब्रीदिंग। हाँ बराबर बोली वीडियो रिकॉर्ड मसला हेलो बराबर चलिए हाँ हाँ बैठिए जी घनी देर लगी हाँ हाँ खड़ी हाँ हाँ बैठिए बैठिए ठीक है। तो दिस विल बी कॉल्ड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो क्या हो जाएगी? एसिडोटिक ब्रीदिंग हो जाएगी। तो एसिडोटिक ब्रीदिंग अगर पेशेंट को आप देखें, शेलो और रैपिड ब्रीदिंग अगर हो तो क्या हो रहा है अंदर? क्या हो रहा होगा? क्या हो रहा होगा? एसिडोसिस होगी। और ऐसे ही पेशेंट की अगर आप यूरिन कलेक्ट करके भेजें यहाँ पर तो उसका रिएक्शन क्या होगा? एसिडिक तो वैसे ही होता है, एसिडिक मोर एसिडिक, क्योंकि वहाँ से क्या हो रहा है? एसिड्स जो हैं वो एक्सक्रीट हो रहे हैं यहाँ से। तो ये दो चीज़ें अगर आप देख लें तो इसका मकसद है कि बॉडी क्या कर रही है? बॉडी कंपेंसेट करने की कोशिश कर रही है। वो कामयाब भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। कामयाब हो सकती है अगर ये फिजियोलॉजिक लिमिट में है, और नहीं होगी जब ये फिजियोलॉजिक लिमिट में नहीं है। इससे बढ़ गया है तो आप इंटरवीन करें। डॉक्टर हैं, आपने भी दुकान खोली है, ऐसे थोड़ी ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। ऐसे पेशेंट खुद ब खुद ठीक हो गए तो फिर आप जाएं जाके घर बैठ जाएं जाके। तो इसको कहते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इसका सबसे बड़ा जो एग्जांपल है, इसमें क्या हो रहा है? पीछे एसिड्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं, एसिड्स एक्यूमुलेट होते हैं। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, बड़ा बात नहीं करो, वो है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस। एक बहुत बड़ा एग्जांपल जो आप मेटाबॉलिक एसिडोसिस में देखेंगे ना जाके, जो हर रोज आपको केसेस मिलेंगे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एंड दैट हैपेंस ड्यू टू व्हाट? इसकी क्या काज क्या है उसका? डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस में क्यों मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगी? क्यों हो जाएगी? इसको थोड़ा सा देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाए कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या है। उसका एक बड़ा काज, मेटाबॉलिक एसिडोसिस का एक ही काज कर लेना तब भी ठीक है, क्योंकि यही क्लिनिकली आपको मिलने वाला है। और बाकी जो होगा फिर रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस मिलेगी, वो अलग चीज़ है। ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस की बात कर रहा हूँ।
एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस दैट इज हैपनिंग, एसिडोसिस ये किस वजह से हो रहा है? डायबिटीज मेलाइटिस की वजह से। अब क्यों डायबिटीज मेलाइटिस की वजह से हो रहा है, इसको थोड़ा सा समझें आप। Diabetes mellitus actually is having two main types, type 1, type 2। शाबाश, ये आपको पहले ही पता है, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 वो होते हैं जिनके अंदर इंसुलिन लिटरली होती ही नहीं है, समझ लो, या बहुत ही कम होती है, या समझ लो नहीं होती। शुरू में जब वो पैदा हुए होते हैं तब होती है थोड़ी सी, या होती है फुल, लेकिन हर हफ्ते हर महीने वो आस्ते आस्ते कम होती वो दिन आएगा कि सिरे से इंसुलिन ख़त्म हो जाएगी। और वो दिन कब आएगा? 10 साल, 11 साल, 12, 13, 15। वेरी अर्ली द पेशेंट विल प्रेजेंट विथ द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। तो डायबिटीज़ मेलाइटिस के सिम्टम्स होंगे, वो जो क्लासिक सिम्टम्स होते हैं वो उसको मौजूद होंगे। तो ये ऐसे पेशेंट लेट आते हैं कि बहुत अर्ली आ जाते हैं, उसकी मेन वजह क्या होती है? एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन ही नहीं है उनके अंदर। पहले होती होगी थोड़ी बहुत, आस्ते आस्ते होते उनके अंदर ऑटो इम्यून रिएक्शन में पूरा बीटा सेल सारे ख़त्म हो गए, और बीटा सेल ख़त्म, इंसुलिन गायब, इंसुलिन ही नहीं है। इसका इलाज अब सिर्फ यही है कि एक्सोजीनस इंसुलिन बाहर से देना होगा, इसके अलावा और इसका कोई हल नहीं है। इसलिए ऐसे डायबिटीज़ को हम कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस। इसका मकसद ये कि ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस है, ये इंसुलिन पे डिपेंड करेगी। अब आप इंसुलिन ही ले सकते हैं ये ट्रीटमेंट में, आप और कोई नहीं। लेकिन जो टाइप 2 होती है, इसमें इंसुलिन मौजूद होती है, लेकिन इंसुलिन वो काम नहीं कर रही होती है जो इंसुलिन को करना है, जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। इंसुलिन प्रोड्यूस होती है, इतना कुछ इंसुलिन ज्यादा होती है एक्चुअली, लेकिन इंसुलिन को करना क्या है? सर्कुलेटिंग जो ग्लूकोज लेवल है विद इन द ब्लड, इट शुड एक्चुअली आस्क दिस ग्लूकोज टू एंटर इनटू द सेल्स। वो कर नहीं पा रही है, वो सेल्स पे एक्ट कर रही है, लेकिन सेल्स में वो दरवाजे खुल नहीं रहे हैं जहां से ये शुगर ग्लूकोज आपका एंटर हो जाए, जो आपने खाने से लिया है, जो आपका ग्लूकोज सर्कुलेट कर रहा है, वो अंदर सेलों में एंटर ही नहीं हो रहा है। और इसकी एंट्रेंस को किसने करना था? इंसुलिन ने करना था। तो क्या इंसुलिन नहीं है? वो तो है। ग्लूकोज की लेवल फिर भी कम नहीं हो रही है, वो जितनी कम नहीं हो रही है उतनी इंसुलिन ज्यादा आ रही है। तो इसका मकसद है कि एट अ टाइम इनसाइड द ब्लड द कंसंट्रेशन ऑफ द इंसुलिन इज एक्चुअली मोर। तो इंसुलिन इज मोर इन दैट पेशेंट, मीन्स इन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस एट वन टाइम इफ यू सी, अपने सीरम को जब देखेंगे तो इंसुलिन कम होगी, नॉर्मल होगी कि ज्यादा होगी? इवन क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इट विल बी एक्चुअली मोर। तो इसमें आप यहां पे देखें कि इसमें मोर है, तो क्या मोर है तो और दूंगा मैं बाहर से इंसुलिन? तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इंसुलिन का है कि इंसुलिन का रेजिस्टेंस है, इस वजह से प्रॉब्लम है। तो इसका हल क्या है? टू गिव मोर इंसुलिन और टू ट्रीट द रेजिस्टेंस ऑफ द इंसुलिन। समझ गए? एंड फॉर ट्रीटिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द इंसुलिन you need certain medicines which will in fact decrease the resistance of the insulin। क्योंकि इंसुलिन तो तुम्हारे पास है, वो तो एक्चुअली उससे भी ज़्यादा है जितना होना चाहिए। वो इतना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि वो आता है ग्लूकोज की एंट्री बढ़ाने के लिए, बढ़ा नहीं पाता है, शुगर की लेवल और देखता है तो और ज़्यादा आता है। तो एट वन टाइम यू विल ऑलवेज बी हैविंग मोर कंसंट्रेशन ऑफ द इंसुलिन इन योर सीरम। और अगर ऐसे जोर देते रहोगे काम करेगी नहीं, और ज़्यादा आएगी तो वो बीटा सेल्स तुम्हारे पहले ही थक जाएंगे। वो 50 में 60 में 70 80 साल तक साथ देते, वो 60 में ही ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद भी ये टाइप 2 वालों को फिर बिलाखिर इंसुलिन पे यू हैव टू एक्चुअली ब्रिंग देम एंड स्विच ऑन दिस इंसुलिन, स्विच ऑन दीज पेशेंट टू बैक टू इंसुलिन आल्सो। यानी आखिर में आपने देखा है कि टाइप 2 के लोग भी इंसुलिन पे आ जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे टाइप 2 इंसुलिन भी ले रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली उनको लेना क्या चाहिए था शुरू से ही?
medications which should actually decrease the resistance of the insulin so that the already circulating insulin should work properly in your body. And for that purpose, they are actually taking the medication, the drugs, the tablets, in tablets form. In which form? Oral form. And what these oral medication will do? These oral medication will actually decrease the resistance of the insulin so that the glucose level should fall down. Means these are called hypoglycemic agents. These are called hypoglycemic agents. How you are actually administering them? How you are taking them? Parenterally or orally? So you call them oral hypoglycemics. क्या कहते हैं? Oral hypoglycemics. So oral hypoglycemics means such patients who are actually having a insulin resistance. These patients are having insulin resistance. So these patients which you are actually seeing, they are right since beginning, or such insulin resistance patient actually will present to the clinics later in your life, later in the life, like after 40, after 45. ये कब आते हैं? क्या बचपन से ही या लेट एजेस में? इनका इलाज क्या है? क्या इंसुलिन, लाजमन इंसुलिन, क्या पैरेलल ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स? तो ये इंसुलिन पे डिपेंड नहीं करते, इसलिए इनको हम कहते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। ये दो टाइप्स की डिजीजेज होती हैं। ये वाली जो डिजीज है खास तौर पे जिसमें इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस है, जिसमें अब इंसुलिन उसमें नहीं रही, अब ये 15-16 साल के एज का पेशेंट है जिसमें इंसुलिन अब नहीं रही, शुरू में थी। आप बोले सर 15-16 साल के एज में मेरे पास क्यों आया है, जब इसमें इंसुलिन बाय बर्थ ही नहीं थी? तो ये तो 2-4 साल के अंदर इसके पेरेंट्स मुझे मेरे पास लेके आते इसको। नहीं, तब उसके पास इंसुलिन कुछ ना कुछ थी, सिम्टम्स नहीं थे ना उसको। सिम्टम्स नहीं होंगे तो पेरेंट्स क्यों लाएंगे उसको? लेकिन अंदर डिजीज चल रही है। किसकी डिजीज? बीटा सेल्स की। और बीटा सेल्स की अगर डिजीज चल रही है यहाँ पर, तो बीटा सेल्स आस्ता आस्ता उसके क्या हो रहे हैं? डिस्ट्रॉय हो रहे हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन ऑटो इम्यून प्रोसेसेस व्हिच आर एक्चुअली बीइंग कैरिड आउट इनसाइड। और आस्ता आस्ता बीटा सेल्स की कंसंट्रेशन, क्वांटिटी कम होते 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 15-16 साल में इंसुलिन सिरे से गायब। अब इंसुलिन कभी नहीं आएगी उस बॉडी में, क्योंकि उसके बीटा सेल्स ऑफ द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पेंक्रियाज में रहे नहीं, तो उसमें सिम्टम्स जाहिर होना शुरू हो जाएंगे। क्या होना था उसका? इंसुलिन जो नहीं है तो फिर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पे क्या असर पड़ेगा? क्या वो सेल के अंदर एंटर होगा? क्या नहीं होगा। तो ग्लूकोज की लेवल हाई हो जाएगी, 400-500, हाइपरग्लाइसीमिया। अब सिर्फ हाइपरग्लाइसीमिया होगी, ग्लूकोज इंटर हो नहीं रहा है सेल में, तो क्या एनर्जी प्रोड्यूस होगी? ग्लूकोज से तो नहीं होगी, एनर्जी तो प्रोड्यूस होगी, किसी न किसी तरीके से तो होगी, ग्लूकोज से नहीं होगी, क्योंकि ग्लूकोज इंटर ही नहीं हो रहा है। अगर उससे नहीं होगी तो बॉडी में अभी क्या नॉर्मल प्रोसेस होगा कि इमरजेंसी डिक्लेयर होगी? इमरजेंसी डिक्लेयर होगी कि ये खाना इधर पहुंच नहीं रहा है, क्या बनाएं? एनर्जी तो क्रिएट करनी है, आपका जिंदगी को आगे तो चलाना है। फिर इमरजेंसी डिक्लेयर होगी और फिर इमरजेंसी का हार्मोन आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड से। कौन? ACTH, एडिनोकार्टिकोट्रोफिक। और वो जैसे बाहर आता है एक्ट करता है किस पे? एडिनल ग्लैंड पे, और वहां से ये प्रोड्यूस करेगा क्या? कार्टिसोल। क्या प्रोड्यूस करेगा? कार्टिसोल। और जैसे कार्टिसोल प्रोड्यूस किया, कार्टिसोल अब आपको एनर्जी बनवा के देगा। कैसे बना के देगा? ये बना के ऐसे देगा कि अब वो आपको एनर्जी प्रोड्यूस करके देगा, ग्लूकोज से नहीं, क्योंकि ग्लूकोज से तो होगी ही नहीं, इसलिए क्योंकि इंसुलिन है ही नहीं, तो ग्लूकोज से तो नहीं होगी, प्रॉब्लम तो हुआ है। अब ये क्या करेगा? एनर्जी देगा फैट से, क्योंकि फैट से एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है फैटी एसिड से, उसमें इंसुलिन का रोल नहीं है। और मुझे जिंदा होने के लिए, जिंदा रहने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो मुझे क्या ग्लूकोज से मिलने वाली है कि फैट से मिलने वाली है? मेरा फैट मोबिलाइज होगा। आप फैट किधर है आपके पास? आपके स्किन के नीचे जो सबकुटेनियस फैट है, सबकुटेनियस टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, वो मौजूद है। ये कार्टिसोल क्या करेगा? ये कार्टिसोल इसको मोबिलाइज करेगा, और कार्टिसोल जो इसको मोबिलाइज करेगा यहाँ से फैट को, तो इस फैट को मोबिलाइज करके ये फिर मोबिलाइज करके इसको ले आएगा लिवर में।
भाई इसको मोबिलाइज अगर किया अंडर द स्किन, अगर आपका सबक्यूटेनियस टिश्यू मोबिलाइज होके फिर किस में चला गया, ब्लड में, तो ब्लड में यहां से जाके किस में एंटर हो गया, लिवर में। लिवर इसको कन्वर्ट कर देगा कीटोन बॉडीज में। किसमें, किसके लिए, एनर्जी देनी है, क्या करें, कीटोन बॉडी में। भाई आग थी ना, आग गैस से चल रही थी, धुएं नहीं बन रहे थे। अब जो आग बंद हो गई, गैस नहीं आ रही है, तो मैं लकड़ियों से आग जला रहा हूं। मामला आगे चलाना है, जिंदगी आगे बढ़ानी है। तो अब की बार कौन मोबिलाइज हो रहा है, कौन मेटाबोलाइज हो रहा है, फैट मेटाबोलाइज हो रहा है। और फैट से क्या बन गई, फैट तो नहीं जाएगा ऐसे, फैट से क्या बन गया, कीटोन बॉडीज बन गई। ये कीटोन बॉडीज किसने बनाई, लिवर। और ये लिवर जो है ये आपको बोलेगा कि ग्लूकोज नहीं है, घबराएं नहीं, ये ले कीटोन बॉडीज, ये सेलों में ले जाओ, सेलों से मेटाबोलाइज कराओ इनको, और फिर एनर्जी प्रोड्यूस करो। फैट खत्म नहीं होगा, आप कुछ और खाएंगे वो फैट में जमा हो जाएगा। ये जो आपका ग्लूकोज सर्कुलेट कर रहा है, जो सेलों में अंदर नहीं दाखिल हो रहा है, तो कहीं तो होगा ना, कुछ यूरिन से निकल जाएगा, कुछ डिपॉजिट हो जाएगा। तो जो ग्लूकोज आप यूज नहीं करते हैं ना, वो जब डिपॉजिट हो जाता है तो ग्लाइकोजन की शक्ल में नहीं डिपॉजिट होगा, वो फैट की शक्ल में डिपॉजिट होता है। आप जो हद से ज्यादा खाते हैं तो क्या वो ग्लाइकोजन स्टोर होता है, क्या आपकी चर्बी बढ़ जाती है, और चर्बी तो आप खाते ही नहीं है, खाते आप ग्लूकोज हैं, आप पेप्सियां पीते हैं और अंदर जाके चर्बी में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो फैट मोटापा बढ़ जाता है आप। तो फिर ये क्या होगा, फिर ये कीटोन बॉडीज बनेगी। और ये जो कीटोन बॉडीज होती हैं ये बेसिकली एसिड्स होती हैं। ये क्या है, ये एसिड्स हैं। और जैसे जैसे ये सिलसिला चलता रहेगा, एनर्जी तो आपको मिलती रहेगी, लेकिन क्या बढ़ते रहेंगे आपके ब्लड में, एसिड्स बढ़ते रहेंगे। और अगर ये मामला तुमने ठीक नहीं किया तो ये सिर्फ एसिड्स बढ़ते रहेंगे कि एसिड में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी, और अगर वो बढ़ती रही तो पीछे तुम्हारा पीएच क्या हो जाएगा, डाउन होता रहेगा। वो डाउन होता रहेगा तो इसका मकसद है कि तुम्हें हो गया है क्या, एसिडोसिस हो गया। एसिडोसिस हो गया है, किस वजह से एसिडोसिस हो गया है, क्या बढ़ रहा है, कीटोन बॉडीज बढ़ रही हैं। और वो कीटोन बॉडीज क्या होती हैं, एसिड्स होती हैं। इसलिए ऐसे एसिडोसिस को हम कहते हैं कीटो एसिडोसिस। क्या कहते हैं, तो कीटो एसिडोसिस किस में होगी, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट में कि इंसुलिन डिपेंडेंट में, तो कीटो, तो इसको कीटो एसिडोसिस कहते हैं। दिस इज कॉल्ड कीटो एसिडोसिस। तो पेशेंट कीटो एसिडोसिस में होगा। और जब पेशेंट कीटो एसिडोसिस में होगा, इसका जब ब्लड लोगे तो ब्लड में आपको कौन सी दो फाइंडिंग्स मिलेंगी खास, एक तो होगा उसका शुगर लेवल कम कि बहुत हाई, शुगर कम के बहुत हाई, हाई होगा क्योंकि इंसुलिन नहीं है, जाहिर है शुगर जो होगा हाई होगा। नंबर 1, क्या सिर्फ शुगर हाई होगा कि कीटोन बॉडीज भी होंगी, कीटोनीमिया जिसको हम कहेंगे। तो आप इस कीटो एसिडोसिस के पेशेंट में जब आप आएंगे तो दो चीजें आपको ब्लड में मिलेंगी। नंबर 1, ग्लूकोज लेवल हाई, इतना कुछ कि 400-500 तक पहुंच जाता है, 600 तक भी। और सिर्फ ग्लूकोज लेवल हाई या कीटोन भी हाई, तो कीटोनीमिया। नॉर्मल हालात में कीटोनीमिया होती नहीं तो कीटोनीमिया। जब यूरिन पे ध्यान देंगे, यूरिन भी आप करा के देखें, जब आप यूरिन करा के देखेंगे तो उसके अंदर भी कुछ शुगर होगा। क्यों, क्योंकि जब इतना शुगर यहाँ है सीरम में, तो काफ़ी शुगर यूरिन में भी आ रहा होगा। इसका मकसद है कि यूरिन के अंदर अगर आप टेस्ट करेंगे तो यूरिन में भी क्या नजर आएगा, ग्लूकोज, माने उसमें होगा क्या, ग्लाइकोसूरिया। क्या ग्लाइकोसूरिया होगी कि उसमें भी कीटोन बॉडीज होंगी, क्योंकि कीटोन बॉडीज जब इतनी लेवल में कीटोन बॉडीज तुम्हें ब्लड में मिलती हैं तो सिर्फ ब्लड में मिलेंगी कि वो किडनी से फिल्टर भी होंगी, तो उसमें भी आपको कीटोन बॉडीज मिलेंगी। तो हम कहेंगे कि उसको हो गया है कीटोयूरिया। तो आप इधर से सीरम देख लो और आपका यूरिन टेस्ट कर लो, दोनों में से पता चल जाएगा इसको क्या है, कीटो एसिडोसिस है। और आपको एग्जामिनेशन जब करेंगे तो पेशेंट किस हालत में मिलेगा, ब्रीदिंग वही होगी कि शैलो और रैपिड ब्रीदिंग होगी। और आप देखेंगे कि उसके ब्रीदिंग में एक खास किस्म की स्मेल होगी, क्योंकि पीछे ब्लड में क्या है, ब्लड में है कीटोन बॉडीज। और कीटोन बॉडीज होती हैं 3 टाइप्स की, ये एसिड्स हैं। उसमें से एक है एसीटोन, एक है एसिटिक एसिड, और एक है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड। ये 3 हमेशा याद रखना, 3
कीटोन बॉडीज हैं 3 किस्म की, एसिड्स हैं तीनों। एक को कहते हैं क्या, एसीटोन, एसिटो एसिटिक, ये भी क्या है, एसिड, एसीटोन भी एसिड है, और दूसरा है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड। ये 3 किस्म के एसिड जो हैं ये लिपिड के मेटाबॉलिज्म की वजह से बने हैं, वरना ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म से क्या बनता था, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म से क्या बनता था, पायरुविक एसिड वगैरह। लेकिन इसके मेटाबॉलिज्म से क्या बनेगा, लिपिड के। ग्लूकोज क्यों नहीं मेटाबोलाइज हो रहा है, क्योंकि इंसुलिन ही नहीं है, ग्लूकोज सेल में एंटर ही नहीं हो रहा है, तो कैसे मेटाबोलाइज होगा। तो एनर्जी आपको पायरुविक एसिड से मिल रही है कि एनर्जी आपको लिपिड से मिल रही है। तो लिपिड के बाय प्रोडक्ट्स क्या होंगे, ये। तो अगर आपको लिपिड से मिल रही होगी तो उसकी कीमत देनी होगी। अब आपके ब्लड में पायरुवेट वगैरह होगा कि आपके ब्लड में ये एसिड्स होंगे, तो फिर आप क्यों नहीं कहते कि आपको एसिडोसिस हो जाएगी। एसिडोसिस हो जाएगी तो किस वजह से, इस कीटोन बॉडीज की वजह से, कीटो एसिड्स की वजह से। इसलिए तुम्हारे ब्लड में भी कीटोन बॉडी ज़्यादा होंगी, यूरिन में भी होंगी। और ये क्यों हो रही हैं, क्योंकि ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं हो रहा है, तो ब्लड में भी ग्लूकोज ज़्यादा होगा, यूरिन में भी ज़्यादा होगा। ब्लड भी देख लो, यूरिन भी देख लो, उधर ही वार्ड में देख लो, पता चल जाएगा कि। और एग्जामिनेशन जब करोगे तो क्या होगा, शेलो रैपिड ब्लीडिंग होगी, पेशेंट कोमा में होगा, और फिर पता चलेगा कि जब आप उसके ब्रीदिंग को थोड़ा स्मेल करेंगे ना, उसमें आपको इस एसीटोन की स्मेल आएगी। इसको हम एसीटोन ब्रीदिंग भी कहते हैं। तो एसीटोन ब्रीदिंग किस किस्म की ब्रीदिंग होगी, एसिडोटिक ब्रीदिंग होगी, शेलो और रैपिड ब्रीदिंग होगी। उसमें क्या होगा, स्मेल होगी किसकी, एसीटोन की। ये वही स्मेल होती है जो उम्मन रोज़े में इफ्तार के करीब होती है लोगों को। क्यों होती है, इसलिए क्योंकि इफ्तार में क्यों हम फास्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि सहरी से लेकर इफ्तार तक 16 घंटे की फास्टिंग है। तो 10-12 घंटे तो ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन हो गई थी, आखिरी 4-5 घंटों में ग्लूकोज सारा यूटिलाइज हो गया है, और अब हमें एनर्जी कहाँ से मिल रही है, लिपिड से मिल रही है। और लिपिड्स क्या बना रहा है, कीटो एसिड्स बना रहा है। इसी ब्रीदिंग में कौन सी स्मेल आ रही है, एसीटोन की स्मेल आ रही है, जिसको हमारे नबी करीम ने सबसे ज़्यादा पसंद किया है। क्योंकि ये जो आपने इस हालत में जो आप हैं, ये अल्लाह के हुक्म से हैं, इसलिए ये वाली स्मेल कहता है कि उसको मुश्क से भी ज़्यादा पसंद है। वजह, क्योंकि अल्लाह के हुक्म से आपने ये भूख बर्दाश्त की है, और इसकी वजह से जो रिएक्शन है, यानी ये जो स्मेल आपको आ रही है, ये हमारे नबी करीम को मुश्क के अतर से भी ज़्यादा स्मेल से ज़्यादा पसंद है। ये खुशबू है उसके, क्योंकि अल्लाह के हुक्म से आपने अपने जिस्म पर ये मुसीबत लाए हैं, एक तरह से एक मुशक्क़त कर रहे हैं आप उसके हुक्म से। ये आपके फ़ायदे की चीज़ है, क्योंकि ये फास्टिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आप इंटरमीडिएट फास्टिंग कहते हैं ना, 7 बजे आप आखिरी खाना खा लो और सुबह को 9 बजे 11 बजे आप खाना खाओ, आप बीच में आपको मिलेगी कोई 15 घंटे की फास्टिंग। आपको खाना सिर्फ 8 घंटे के अंदर खाना है, 16 घंटे आपको ज़रूरत नहीं है। एक 11 बजे आप या 10 बजे आप अच्छा नाश्ता करें, फिर 8 घंटे के वक्फे के बाद एक और मील लें, बस ये 2 मील्स इंसान को ज़रूरत है। बाकी जो बीच में ले रहा है ना, वो अपने साथ ज़्यादती कर रहा है। अगर सुबह को उठ के नाश्ता करना चाहिए, ज़रूरत ही नहीं। नाश्ता आपको अल्लाह ताला सुबह उठ के करा चुका होता है, क्योंकि आपका ACTH जो है वो रात को 3 बजे जो है वो राइज होना शुरू हो जाता है। भूख लगती है तो भूख आपको इसलिए लगती है क्योंकि आपने अपने बॉडी को, अपने भूख के बायोलॉजिकल क्लॉक को आपने उसकी आदत डाली हुई है। आप 21 दिन इस भूख को बर्दाश्त कर लें, आपको 8 बजे सुबह उठते भूख नहीं लगेगी। आदत होती है ना, आदत बायोलॉजिकल क्लॉक है इंसान के अंदर, बाकायदा ये बायोलॉजिकल क्लॉक है। आप एक टाइम बना लें कि 9 बजे मुझे रात को सोना है, डेली आप जाके सो जाए 9 बजे। आप देख ना 8:45 बजे आपको गुनूद की तारी होना शुरू हो जाएगी। ये 20 से 22 दिन। अब आप लोग जो बैठ के कभी 2 बजे कभी 1 बजे, आपका ब्रेन जो कन्फ्यूज़ है कि पता नहीं इसका मूड कब है, कब सोएगा, ये पता नहीं सोएगा भी कि नहीं। लोग फजर को उठ रहे होते हैं, आप उस वक्त जाकर सोने के लिए जा रहे होते हैं। अब आप अपने बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ ऐसे खेलेंगे अगर, तो उसकी कीमत देनी होगी। आपने अपना जिस्म, अपनी ये सारी जान आपने खुद तो नहीं ना बनाई है, जिसने बनाई है अंदर उसने सॉफ्टवेयर वो ही